Hello everyone, welcome or welcome back to our channel if you've never been here before. I'm Kiran and in this video we're going to do academic year 2015-16 past paper of IMAT. I know it's a bit old लेकिन इससे पहले हमने recent years के papers भी किए थे. So you can have a look on those papers if you want more recent past papers. Anyways, let's start. तो ये साल में आपके पास Cambridge was the examining body, ठीक है. So उनके टाइम पे relatively more conceptual questions were there as compared to what we have these days. Okay, anyways, let's start. We have question 23. Biology section हम करेंगे यहाँ पे. The changes in concentration of hormones in a healthy woman's blood were monitored during several menstrual cycles. During which stage of the menstrual cycle was the concentration of estrogen falling? So हमें यहाँ पे कुछ अरे just a sec, wait. Okay. वो कहता है कि हमने एक healthy women के blood को monitor किया during several stages of menstrual cycle. ये reproduction वाली chapter से question है female menstrual cycle के topic से. तो वो कहता है कि estrogen level जो है they are falling, कम हो रहा है estrogen. The concentration of luteinizing hormone यानी कि LH और FSH इनकी जो concentration है, जो quantity है, वो maximal या maximum है, ठीक है. So LH और FSH इनकी higher concentration है, ठीक है. And the progesterone concentration rising यानी कि progesterone भी यहाँ पे बढ़ रहा है. बताइए ये कौन सा phase होगा, ऐसा कब होगा menstrual cycle के कौन से phase में ये चीज़ हो रही है या कब ऐसा होगा, ठीक है. ये सारे हार्मोन्स इस तरीके से बढ़ेंगे या कम होंगे. सो सबसे पहले तो देखो वो कह रहा है एस्ट्रोजन लेवल कम हो रहा है. अगर आप यहाँ पे ये एक सिंपल सा ग्राफ है मेंस्ट्रुअल साइकिल का. अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो चीज़ें होती हैं. एक आपके पास होती है ओवेरियन साइकिल, ठीक है, और एक होती है यूटेराइन साइकिल. यूटेराइन साइकिल में आपको यूट्रस के अंदर जितने भी चेंजेस आते हैं वो पता लगते हैं, और ओवेरियन साइकिल में जो ओवरी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि आपके पास जो प्राइमरी यूज साइट है वो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो रहा है, फिर सेकेंडरी वाला रप्चर होकर कॉर्पस ल्यूटियम बना रहे हैं, तो ये ओवरी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं. जबकि एंडोमेट्रियम शेड हो रही है, एंडोमेट्रियम दोबारा से बन रही है, ये यूटेरस के अंदर चेंजेस आ रहे हैं. तो ये जो पार्ट है ये यूटेराइन साइकिल है और ये ओवेरियन साइकिल है. टुगेदर दे आर मेंस्ट्रुअल साइकिल. अब जब ये दोनों चीज़ें हो रही हैं आपके पास, तो हर हार्मोन की कंसंट्रेशन वेरी करती है फेज टू फेज. अब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कहाँ से होती है. फर्स्ट फेज जो होता है वो मेंस्ट्रुएशन फेज कहलाता है. यहाँ से ये साइकिल शुरू होती है, ये फर्स्ट फेज है. अब इस फेज में क्या होता है कि आपके पास एंडोमेट्रियम शेड होती है, ठीक है, और आपके पास ये चेंज कहाँ पे आ रहा है, एंडोमेट्रियम शेड कहाँ पे हो रही है, ये यूट्रस के अंदर चेंज हो रही है, ठीक है. तो एंडोमेट्रियम किसका पार्ट है, यूट्रस की वॉल है. तो ये चेंज आ रहा है यूट्रस में. अगर आप इस पिक्चर में देखो यहाँ पे, ये देखो ये एंडोमेट्रियम यहाँ पे शेड हो रही है, ठीक है. यहाँ पे मीनवाइल साइमल्टेनियसली ओवरी में क्या चेंज आता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज. आपके पास जो ओवेरियन फॉलिकल है वो ग्रो करने लगता है, ठीक है. इसका मतलब ये है यहाँ पे इसको ग्रोथ हार्मोन की ज़रूरत है जो इसके ग्रोथ को ट्रिगर करेगी. वो कौन है, वो FSH है, ठीक है. तो अगर आप देखो जैसे ही मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होता है, ये आपके पास जो ब्लू में है ये FSH है, ठीक है. जो पिंक कलर में है वो आपका LH है, और जो सॉर्ट ऑफ ग्रे ब्लैक कलर है वो एस्ट्रोजन है, और ये पर्पल में प्रोजेस्टेरॉन लेवल को दिखाया गया है. सो पहला फेज हमारे पास मेंस्ट्रुअल फेज है जहाँ पे एंडोमेट्रियम शेड हो रही है और जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं. तो इस वक्त आपके पास FSH की लेवल बढ़ रही है. हमें क्या कंडीशंस दी गई हैं उनको हम कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि ऐसा कब हो रहा है. ओके
ये हो गया पहला फेज। अब पहले फेज में आपके पास जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल है वो एकदम अपने लोएस्ट पॉइंट पे है, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज नहीं हो रहा, ना तो एलएच की क्वांटिटी ज़्यादा है। अच्छा, एलएच कहाँ है? ये देखो, ये वाला जो आप पिंक देख रहे हो ना, ये एलएच है, यानी कि ये एलएच एकदम फ्लैट लाइन आपको दिख रही है, यानी कि एलएच की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमल तो क्या इंक्रीज भी नहीं हो रही। तो ये वाला फेज तो हमें नहीं डिस्क्राइब किया गया क्वेश्चन में। उसके बाद आपके पास जो मेंस्ट्रुअल फेज है, उसके बाद आता है आप फॉलिकुलर फेज, जिसको प्रोलिफरेटिव फेज भी कहा जाता है। इस फेज में जो फॉलिकल्स होते हैं उनमें से एक, जो ओवेरियन फॉलिकल है उसमें से जो एक फॉलिकल है वो मेच्योर होगा, बाकी सब सीज कर जाएंगे, ठीक है। और ये कहाँ पे हो रहा है? ये ओवरी में हो रहा है। जबकि यूट्रस में क्या चेंजेस आएंगे? जो एंडोमेट्रियम है दोबारा से बनने लगेगी, ठीक है, वहाँ पे दोबारा से ब्लड सप्लाई शुरू हो जाएगा और अपने आप को यूट्रस प्रिपेयर करेगा कि भाई जब सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा ओवरी से, तो यहाँ पे आके वो आफ्टर सो यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करने लगता है कि अगर सेकेंडरी oocyte यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है कि यहाँ पे वो आके ग्रो कर सके, ठीक है। तो ये होता है प्रोलिफरेटिव फेज में। यहाँ पे आपके पास ईस्ट्रोजन अगर आप देखो तो प्रोजेस्टेरॉन अभी भी उतना ही है। देखो, प्रोजेस्टेरॉन हाई होना शुरू होता है ओव्यूलेशन के बाद। जब आपके पास कॉर्पस ल्यूटियम रप्चर होता है ना, तब प्रोजेस्टेरॉन लेवल इंक्रीज होती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कहाँ से होता है? कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज हो रहा है। तो क्वेश्चन में मैं बोला था कि प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज हो रहा है इस फेज में, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई आपको प्रोजेस्टेरॉन लेवल इंक्रीज होती हुई नहीं नजर आ रही, जबकि जो एफएसएच है वहाँ वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमें सेकेंडरी जो oocyte है उसकी ग्रोथ करवानी है, ठीक है। अच्छा, वो फॉलिकल जो मेच्योर हो रहा है उसको आप ग्राफियन फॉलिकल कहते हो, ठीक है। ओके, तो इस वक्त आपके पास एंडोमेट्रियम थिक होना शुरू हो जाती है। जो ईस्ट्रोजन लेवल है वो बहुत शार्पली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा एलएच लेवल जो है वो एलएच, ये पिंक वाला जो है एलएच है, एलएच भी क्या है? फ्लैट लाइन है। उसके बाद आपके पास आता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन ऑलमोस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे ओव्यूलेशन होती है। ये वो फेज है जब आपके पास जो ग्राफिन फॉलिकल है वो रप्चर होगा, ठीक है। वहां से सेकेंडरी oocyte निकलेगा और वो आएगा ओवरी से, कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में। और यहाँ पे वो रुकेगा, वेट करेगा स्पर्म के लिए, अगर तो फर्टिलाइजेशन होनी है तो, जो कि फैलोपियन ट्यूब में होगी। अच्छा, ओव्यूलेशन में आपके पास जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होता है तो इसमें से oocyte निकला, और जो ये पीछे मास बच गया इसको कॉर्पस ल्यूटियम कहता है। जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन। तो आपने देखा कि ओव्यूलेशन जैसे ही हुई, ओव्यूलेशन करवाता कौन है? एलएच, ठीक है। ओव्यूलेशन से पहले हमने देखा था ईस्ट्रोजन के लेवल्स जो है वो इंक्रीज हो रहे थे, और यही ईस्ट्रोजन का इंक्रीज ट्रिगर करता है एलएच की लेवल को, ठीक है। तो एलएच यहाँ पे अपनी पीक पे जाता है ओव्यूलेशन के टाइम पे, और एलएच ही वो हार्मोन है जो कॉर्पस ल्यूटियम बना रहा है, या फिर आप कह सकते हो ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर करवाने वाला हार्मोन, ओव्यूलेशन करवाने वाला हार्मोन मेनली कौन है? एलएच है, ठीक है। सो ये हो गया। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो एफएसएच की जो लेवल है वो भी अपने पीक पे होती है जब ओव्यूलेशन हो रही है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो, ये तो हम ओव्यूलेशन की बात कर रहे हैं, तो ये तो पता चल गया एलएच और एफएसएच इंक्रीज अपने मैक्सिमल क्वांटिटी कंसंट्रेशन पे हैं ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। लेकिन क्या एस्ट्रोजन कम हो रहा है? तो देखो, ओव्यूलेशन जैसे ही हुई, सो ड्यूरिंग ओव्यूलेशन जो एस्ट्रोजन की लेवल होती है वो भी मैक्सिमम होती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि एस्ट्रोजन की इंक्रीज्ड लेवल ही एलएच को ट्रिगर करती है,
और LH रिलीज होता है पिट्यूटरी से और उसकी वजह से ओव्यूलेशन होती है। लेकिन ओव्यूलेशन के बाद आपके पास जो एस्ट्रोजन की लेवल है वो कम होने के बाद दोबारा से इंक्रीज होने लगती है। तो क्या जो क्वेश्चन में हमें चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं, क्या वो ओव्यूलेशन की बात हो रही है? तो देखो, एक उसने बोला था कि प्रोजेस्टेरॉन भी इंक्रीज हो रहा है, तो अगर आप देखो ओव्यूलेशन पे तो प्रोजेस्टेरॉन की लेवल आपको ओव्यूलेशन के दौरान और ओव्यूलेशन के बाद ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन आपको प्रोजेस्टेरॉन की लेवल कम मिलती है, लेकिन ओव्यूलेशन के बाद जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन की लेवल इंक्रीज होने लगती है। ठीक है, लास्ट फेज हमारा जो होता है वो है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में दोबारा से वही चीज़ें होंगी जो मेंस्ट्रुअल फेज में हुई थी। इस फेज में जो यूट्रस है और जो ओवरी है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं मेंस्ट्रुअल फेज के लिए। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, दोबारा से जो हम समझ लो फर्टिलाइजेशन का टाइम अब खत्म हो गया, स्पर्म एंटर नहीं किया फीमेल की बॉडी में, उस केस में जो सेकेंडरी oocyte है वो फेलोपियन ट्यूब से होकर एंडोमेट्रियम के साथ ही शेड हो जाता है बिकॉज नो फर्टिलाइजेशन हैपेंड। सो इन दैट केस इसी को आप कहते हो ल्यूटियल फेज। ड्यूरिंग दिस फेज इसको सेक्रेटरी ल्यूटियल फेज को पोस्ट ओव्यूलेशनरी फेज भी कहा जाता है, या फिर इसको सेक्रेटरी ल्यूटियल फेज को पोस्ट ओव्यूलेशन फेज भी कहा जाता है। ये 15th to 28th डे में होगा और यहाँ पे एंडोमेट्रियम दोबारा से क्योंकि एकदम सेकेंड हो चुकी है। सो अगर आप यहाँ पे देखो, ये वाला पार्ट है, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन की लेवल इंक्रीज होती है। ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन हाई है ताकि फीमेल बॉडी, प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है, इसको गेस्टेशन हार्मोन भी कहते हैं। इस टाइम पे फीमेल बॉडी अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है, फर्टिलाइजेशन हैपन्स। तो उस केस में इम्प्लांटेशन हो सके, फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बनेगा उसकी इम्प्लांटेशन के लिए प्रोजेस्टेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन की लेवल हाई है, ईस्ट्रोजन अब कम हो रहा है और यहाँ पे FSH और LH जो है वो क्या है, FSH और LH जो है वो कम होने लगते हैं। लेकिन ल्यूटियल फेज के एंड में, क्योंकि देखो ये जो सेकेंडरी oocyte था फेलोपियन ट्यूब में, ये तो फर्टिलाइज हुआ नहीं, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में दोबारा से क्या हो रहा है, ये साइकिल रिपीट होगी ना, तो ये दोबारा से ये तो बॉडी से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और ओवरी में ये सेम चीज़ रिपीट होगी कि जो दूसरा एग है वो अपने आप को मैच्योर करने लगेगा। तो अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान से, तो FSH की लेवल इंक्रीज हो रही है। ठीक है, LH अपना ल्यूटियल फेज के बिल्कुल एंड में, जाहिर है आपने एक ग्राफिन फॉलिकल, अब दूसरे को हम मैच्योर करेंगे फॉर फर्टिलाइजेशन इन द फ्यूचर इफ दैट हैपेंस। तो ये होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, साइकिल क्लियर हो गया। वो कहता क्या है कि एस्ट्रोजन कम है, FSH LH बढ़ रहा है और प्रोजेस्टेरॉन की हायर लेवल्स हैं। सो एट द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन सबसे पहला हमने देखा था वो था मेंस्ट्रुअल फेज, दैट इज द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुअल फेज में आपके पास LH और FSH इंक्रीज नहीं होता, इनकी क्वांटिटी कम होती है। ठीक है, इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन हाई नहीं होता, एस्ट्रोजन कम ही होता है। तो स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन आप बात करें ल्यूटियल फेज की, ल्यूटियल फेज के बिल्कुल आखिर में प्रोजेस्टेरॉन एकदम कम होता है, एस्ट्रोजन भी कम होता है, FSH बढ़ रहा होता है। अब ये ल्यूटियल एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन का मतलब ये है ल्यूटियल फेज का एंड। ठीक है, तो उस वक्त हाँ FSH बढ़ रहा है लेकिन प्रोजेस्टेरॉन की लेवल नेग्लिजिबल होती है उस टाइम पे। ठीक है, और उस टाइम पे एस्ट्रोजन आपके पास इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, सी
ये आपके पास एफएसएच है, बढ़ रहा है, ये पिंक में एलएच है, इसकी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, ईस्ट्रोजन फ्लैट है और प्रोजेस्टेरॉन है वो एकदम डिक्रीज हो गया है। सो ये चीज़ तो गलत हो जाएगी। फिर उसके बाद वो कहता है 4 days बिफोर ओव्यूलेशन एंड एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, तो ओव्यूलेशन के टाइम पे और उससे 4 दिन पहले अब चले गए प्री ओव्यूलर यानी कि प्रोलिफरेटिव फेज में। उस वक्त आपके पास एस्ट्रोजन की लेवल इंक्रीज हो रही होती है, एलएच भी इंक्रीज होता है, प्रोजेस्टेरॉन उस टाइम पे नहीं रिलीज हुआ होता है क्योंकि ओव्यूलेशन से पहले आपके पास कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बना हुआ होता। सो ये पॉइंट जो है, अगर यहाँ पे कहता है कि अच्छा एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, तो वो एक बहुत ही पोटेंशियल ऑप्शन होता, लेकिन क्योंकि उसने बोला ओव्यूलेशन से 4 दिन पहले, तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन की लेवल इंक्रीज नहीं होती, ठीक है। और ओव्यूलेशन से पहले आपके पास एलएच की लेवल, एलएच अपनी पीक पे होता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। अगर आप यहाँ पे देखो, इफ़ यू गो 4 days बिफोर ओव्यूलेशन, तो एलएच फ्लैट लाइन पे होता है, बट ड्यूरिंग ओव्यूलेशन अपनी पीक पे होता है, दोबारा से डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप एफएसएच भी देखो, तो देखो 4 दिन ओव्यूलेशन से 4 दिन पहले एलएच इंक्रीज नहीं हो रहा। और रही बात एफएसएच की, तो एफएसएच डिक्रीज होता है, अपनी लोएस्ट पे चले जाता है, फिर थोड़ा सा इंक्रीज होता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ठीक है। और ये पॉइंट तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा अगर आप कहते हो 4 days बिफोर ओव्यूलेशन प्रोजेस्टेरॉन की लेवल इंक्रीज होती है, नहीं। ऑप्शन डी में कहता है आफ्टर ओव्यूलेशन बट बिफोर द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ये ऑप्शन हो सकता है, एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज कि ओव्यूलेशन के बाद आपके पास कॉर्पस ल्यूटियम बन चुका होता है, प्रोजेस्टेरॉन की लेवल ऊपर जा रही होती है। एलएच और एफएसएच जो है, अब देखो राइट आफ्टर ओव्यूलेशन एलएच एफएसएच अपनी पीक पे होते हैं, यही लिखा हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है। दे आर एट द हाईएस्ट कंसंट्रेशन, लेकिन उसके बाद वो डिक्रीज होते जाता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिखा बिफोर द मेंस्ट्रुएशन, एक तो ओव्यूलेशन के राइट आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद और मेंस्ट्रुएशन से पहले एस्ट्रोजन की लेवल डिक्रीज होती है, प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होता है, एलएच और एफएसएच अपनी पीक पे होता है। तो डी ऑप्शन हो सकता है। ई को भी देख लेता है, बिटवीन द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड 4 days बिफोर ओव्यूलेशन। सो ये 4 days बिफोर ओव्यूलेशन एंड बिटवीन द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ये बात हो रही है एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन यानी कि ल्यूटियल साइकिल, उसके और ओव्यूलेशन के दरमियान में ये चेंजेस आता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग फेस एक तो, और उसके बाद ये सारी चीज़ें इस पे अप्लाई नहीं होती। तो ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है यहाँ पे। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 24। The following events occur during a reflex response to a person placing a hand on a hot object. अब आपके पास एक for example, you are in the kitchen, you placed your hand accidentally on a hot pot. उस केस में क्या होगा? ज़ाहिर है आप अपने हाथ को तो जल्दी से पीछे खींच लेंगे, तो उस केस में 2 चीज़ें होंगी। तो आपका ब्रेन सिग्नल देगा आपके मसल को कि भाई हाथ जो है वो उसको वहाँ से हटाओ, क्योंकि वो एक हमारे फेवर में एक चीज़ नहीं है। सो एक तो आपके यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन होगा स्पाइनल कॉर्ड में। दूसरा, अब जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उनके भी बड़े सारे टाइप्स होते हैं। एक वो जिसमें सिर्फ और सिर्फ मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स होता है, जैसे नी जर्क एक मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स है, तो उसमें आपका सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होगा, एक ही साइनेप्स प्रोड्यूस होगा। लेकिन एक होता है पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, तो इस तरीके के जो विड्रॉल केसेस होते हैं ये पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स का एग्जाम्पल है, यहाँ पे ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है। दूसरा, आपके पास एक तो मसल को सिग्नल जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट करो, उसने जो ऑप्शंस दिए गए यहाँ पे मायोसिन, जैसे मैंने क्वेश्चन देखा तो यहाँ पे मायोसिन सोडियम सारा, तो मुझे समझ आ गया कि यहाँ पे ये बात कर रहा है किस तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसका हमें सीक्वेंस बताना है इन शॉर्ट, ठीक है। न्यूरॉन का यहाँ पे बात नहीं की उसने। अब देखो मसल और न्यूरॉन बहुत हद तक इनकी जो वर्किंग है वो बिल्कुल सेम होती है। दोनों ही वाहिद ऐसे टिश्यूज हमारी बॉडी में जो अपने आप को डीपोलराइज कर सकते हैं।
व्हाट डज दैट मीन्स? देखो, हर सेल हमारी बॉडी में पोलराइज स्टेट में होता है, विच मीन्स कि उसके अंदर नेगेटिव पोटेंशियल होता है रेस्टिंग स्टेट में, जो कि -70 MB है। ठीक है, इसको बोलते हैं पोलराइज स्टेट। अब हमारी बॉडी में सिर्फ दो ऐसे सेल हैं, एक न्यूरॉन और एक मसल टिश्यू, मायोसाइट या मायोफाइबर, जिसके पास ये पावर होती है कि वो इस पोलराइज स्टेट से डीपोलराइज, यानी कि अपना अंदर का इन्वायरमेंट पॉजिटिव कर सकते हैं बाहर के मुकाबले। इसको डीपोलराइजेशन कहते हैं। तो सिर्फ मसल और न्यूरॉन ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, मसल जब एक्शन पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है सेल में जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। एक्शन पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जब मसल में कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं और मायोसिन एक्टिन बाइंड होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, लेकिन न्यूरॉन में एक एक्शन पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जब आपके पास यहाँ पे भी कैल्शियम रिलीज होता है और वो कैल्शियम जो न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स होते हैं उनको पुश करता है, वहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल जाता है, जिसको आप कहते हो इम्पल्स जनरेशन। तो दोनों का जो एक्शन पोटेंशियल का रिजल्ट है, यहाँ पे मसल क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। न्यूरॉन के केस में क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पे आपके पास इम्पल्स जनरेशन हो रही है, मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा रहा है, दोनों का काम डिफरेंट है लेकिन बेस एक ही है। ठीक है, अब मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है? सबसे पहले क्या चीज होती है, देखो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देखो, अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस देखो, उसने कहा है मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्टिन फिलामेंट्स अनकवर्ड, ADP and phosphate ion released from myosin head, sodium voltage gated channels open. ओके, अगर आपने मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ पे, या फिर न्यूरॉन इम्पल्स जनरेशन पढ़ा है तो वहाँ पे यू मस्ट रिमेंबर आपको सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स पढ़ाते हैं। अब सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स से जो न्यूरॉन में होता है वही मसल में होता है, दोनों में ही कोशिश की जाती है कि पहले सेल क्या है। अब ये सेम चीज़ न्यूरॉन में भी हो रही है, मसल में भी हो रही है। पहले दोनों ही पोलराइज स्टेट में है, सेकेंड इनको डीपोलराइज किया जाता है, विच मीन्स अंदर पॉजिटिव आयन भरा जाता है, बाहर के मुकाबले में ज्यादा पॉजिटिव अंदर है, जिसको आप डीपोलराइजेशन कहते हो। ऐसा मसल में भी होता है, न्यूरॉन में भी होता है। डीपोलराइजेशन के बाद ही एक्शन पोटेंशियल मिलता है और इस पे मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और न्यूरॉन इम्पल्स जनरेट करता है। ठीक है, और दोबारा से सेल क्या होता है, अपनी पोलराइज स्टेट में जाता है, जिसको आप रीपोलराइजेशन कहते हो। ठीक है, और गलती से सेल जितना पहले नेगेटिव था -70, उससे ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, जिसको आप हाइपर पोलराइजेशन कहते हो। तो पहले क्या होता है, सेल पोलराइज स्टेट में, मैं आपको बहुत जनरल करके बता रही हूँ। सेकंड क्या होता है, पोलराइज का मतलब अंदर सेल -70 है। ठीक है, सेकंड स्टेज पे क्या होता है, सेल अंदर पॉजिटिव हो जाता है, जिसको आप डीपोलराइजेशन कहते हैं। सेल अंदर पॉजिटिव हो गया। अब ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है कि आप फॉर एग्जांपल, अब इसके पीछे ऑफ कोर्स बहुत ही लॉजिकल चीज़ें हैं जो अभी हम शायद इतनी सारी चीज़ें नहीं कवर कर पाएँ, लेकिन जिसने पढ़ा हुआ है उसके लिए बहुत अच्छा रिविजन हो जाएगा कि सोडियम आयंस अंदर जाते हैं और डीपोलराइजेशन ऐसे होती है। तो बेसिकली डीपोलराइजेशन जो होती है वो सोडियम गेटेड चैनल्स की वजह से होती है। ठीक है, थर्ड पे जब सेल डीपोलराइज हो जाता है तो एक्शन पोटेंशियल अचीव करता है। अब जैसे एक्शन पोटेंशियल पे जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो न्यूरॉन है वो इम्पल्स दूसरे न्यूरॉन में, आगे वाले न्यूरॉन में लेकर जाएगा। तो ये एक्शन पोटेंशियल पे दोनों ही टिश्यूज अपना काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जैसे ही काम पूरा हो गया, मसल ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हाथ पीछे हो गया, अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट मसल है उसको रिलैक्स भी तो करना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, सेल दोबारा से जैसे था अपनी रेस्टिंग स्टेट पे वैसे ही हो जाएगा। हम लोग दोबारा से पोलराइज हो रहे हैं तो इसलिए हम कहते हैं हमें दोबारा से, इसलिए मैंने लिखा है, रीपोलराइजेशन हो रही है। ये किसकी वजह से होती है, आप दोबारा से सेल के अंदर नेगेटिव करना है हमने, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारा जो पोटेशियम है वो बाहर लेकर चले जाते हैं सेल से,
इसको आप कहते हो रीपोलराइजेशन। तो रीपोलराइजेशन पोटेशियम गेटेड चैनल की वजह से हो रही है, ठीक है। उसके बाद गलती से क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव आयन अंदर हो गया है बाहर के मुकाबले, तो इसलिए पोलराइजेशन तो हो गई, सेल अंदर नेगेटिव हो गया जैसे पहले था, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव हो गया एज कम्पेयर टू व्हाट इट वाज बिफोर। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं हाइपर, ज़्यादा पोलराइज हो गया ना सेल, हाइपर पोलराइजेशन। लेकिन ये कुछ देर बाद क्या होता है, बैलेंस हो जाती है चीज़ और दोबारा से सेल जो पोलराइज स्टेट में था अपनी -70 जो रेस्टिंग पोटेंशियल था वो अचीव कर लेता है। एंड दैट इज़ योर that's how your muscle contracts or your neuron produces impulse. अब बात करते हैं यहाँ पे इस फेज में, क्योंकि हम मसल के बारे में पढ़ रहे हैं तो वी नीड टू नो कि एक्शन पोटेंशियल पे एक मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, होता क्या है। बहुत सिंपल करके बता रही हूँ आपको कि एक्शन पोटेंशियल पे मसल क्या चीज़ करता है। एक्शन पोटेंशियल पे जो मसल का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे कैल्शियम आयन रिलीज होता है। ये कैल्शियम आयन जाके अटैच होता है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन एक प्रोटीन है जो मसल में पड़ा हुआ है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोटीन है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन नहीं है ट्रोपोनिन, बट एक एक्सेसरी प्रोटीन है, ठीक है। तो ट्रोपोनिन सी नाम का एक ट्रोपोनिन प्रोटीन पड़ा हुआ होता है। अब ये जो कैल्शियम आयन एसईआर से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकला है, ये जाके अटैच होता है ट्रोपोनिन सी के साथ। अब ट्रोपोनिन सी के साथ जैसे कैल्शियम अटैच हुआ, ट्रोपोनिन ने ट्रोपोमायोसिन को मायोसिन के हेड से निकाला। तो अब इन शॉर्ट आपके पास क्या हुआ, जो मायोसिन का हेड था उसको स्पेस मिल गई, उसको रूम मिल गया एक्टिन पे जाके अटैच होने के लिए, ठीक है। सो होता क्या है, अब यहाँ पे जो एक्टिन और मायोसिन है ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। इसको आप कहते हो पावर स्ट्रोक, ठीक है, पावर स्ट्रोक। उसके बाद आपके पास ये चीज़ें रिवर्स होती हैं, एक्टिन और मायोसिन यहाँ पे जैसे पहले थे वैसे हो जाते हैं, ये कैल्शियम रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, मसल कॉन्ट्रैक्ट कब करता है, जब उसको नर्वस सिस्टम सिग्नल दे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट करो। जब एसिटाइल कोलिन जैसे कोई भी अगर न्यूरोट्रांसमीटर, एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है मसल के ऊपर, तभी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि आप बैठे हो तो योर लेग्स आर मूविंग, सो लाइक दैट, थैंकफुली, ठीक है। तो वो एक स्टिमुलस है हमारे मसल के लिए। हमारा नर्वस सिस्टम इनडायरेक्टली हमारे मस्क्यूलर सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन विद एन एक्सेप्शन ऑफ हार्ट। हार्ट का जो मसल है, कार्डिक मसल, वो कुछ हद तक खुद ही कंट्रोल होता है, उसको न्यूरॉन की, न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इसीलिए हमारा जो हार्ट है वो उसको मायोजेनिक कहा जाता है, जबकि दूसरा जो मसल्स है वो न्यूरोजेनिक है, यानी कि वो न्यूरॉन का स्टिमुलस मिलेगा तभी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन कार्डिक मसल थोड़ा सा एडवांस्ड है इस केस में। चलो यहाँ पे ऑप्शंस पे आते हैं, बहुत डिटेल में हमने इसको देख लिया, पूरा टॉपिक ही कवर हो गया, बट खैर ऑप्शन 1 में अगर आप देखो तो वो कहता है कि अनकवर्ड हो गया। सो पहले क्या हो रहा है, पहले सेल पोलराइज था फिर डीपोलराइज हुआ, तो क्या सोडियम वोल्टेज के चैनल्स खुले होंगे? हाँ, हो सकता है। तो ऑप्शन ए में 3 और ऑप्शन ई में 3 पहले दिया हुआ है, बट अगर आप देखो तो इसमें पहले कह रहा है 5 कैल्शियम आयंस रिलीज होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। हाँ, तो ऐसा होता है, ऐसा ही होता है ना, कैल्शियम आयंस रिलीज होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। उसके बाद वो कहता है मायोसिन हेड डिटैच फ्रॉम बाइंडिंग ऑन एक्टिन, मतलब फोर्थ वाला पहले में डाल दिया, पहले आ गया ना। लेकिन भाई अपना मायोसिन हेड डिटैच कैसे होगा जब वो अटैच ही नहीं हुआ? क्योंकि ऑप्शन 1 अगर आप देखो उसमें वो कहता है कि मायोसिन पहले अनकवर होगा, उसके बाद ये दोनों अटैच होंगे। डिटैच वाली बात तो आखिर में आ गई ना, इट्स लाइक द एंड। कैसे एंड? भाई डिटैच तब होगा जब मसल रिलैक्स होगा। समझ आ रही है बात? ये तो ऑप्शन सही नहीं है, अच्छा ऑप्शन नहीं है ये। क्लियर हो गई क्यों नहीं है? ऑप्शन ई में देखो 3 था, उसके बाद 1 था। मायोसिन बाइंडिंग साइट्स एक्टिव फिलामेंट में अनकवर्ड हो जाएंगी, ठीक है, फाइन। उसके बाद वो कहता है मायोसिन
हेड डिटैच होगा, मतलब रिलैक्स होगा मसल। नंबर 2 उसने इधर लिखा है लास्ट में। सो एडीपी और फॉस्फेटाइन्स नहीं। देखो ये जो चीज़ है ना, एडीपी और फॉस्फेटाइन रिलीज फ्रॉम मायोसिन हेड, ये कब होता है ये मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन ये देखो जैसे ही कैल्शियम आयन अटैच हुआ ट्रोपोनिन सी के साथ, तो मायोसिन हेड पे एटीपीज एक्टिविटी होती है, विच मीन्स कि जो एटीपी है वो एडीपी में कन्वर्ट होता है और उसी एनर्जी को इस्तेमाल करके मायोसिन और एक्टिन क्रॉस ब्रिज बनाता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है बिफोर एक्टिन और मायोसिन आर अटैच्ड। ठीक है, सो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। रही बात ऑप्शन बी और डी की, उसमें कहता है 5 पहले आ रहा है। अगर तो एक ऑप्शन देखो 2 में 3 में है ना, पहला एक नंबर जैसे 5 है, तो 2 ऑप्शन में आ रहा है, मतलब ये सही हो सकता है एज कम्पेयर टू 1। ऑप्शन सी जो है वो उसमें 1 दिया हुआ है पहले, बाकी किसी भी ऑप्शन में 1 नहीं था। इसका मतलब ये है, जनरल सी बात है कि कि जो 1 है उसके चांसेस कम होंगे इस वाले ऑप्शन के, जहाँ पे पहले 1 आ रहा है। सो ऑप्शन बी देखते हैं पहले। ऑप्शन बी में कहता है 5th वाला पहले है, कैल्शियम आयन रिलीज्ड बाय सार्को। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, कैल्शियम आयन रिलीज होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। उसके बाद एडीपी फॉस्फेट रिलीज होता है मायोसिन हेड से। उसके बाद मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्टिन फिलामेंट पे अनकवर्ड होती है। देखो जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज होता है ना, तो मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्टिन फिलामेंट पे अनकवर हो जाती है। ठीक है, सिंपल तरीके से ये एक्टिन है, एक्टिन के पास इस तरीके से मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो ये बाइंडिंग साइट को कवर किया हुआ होता है ट्रोपोमायोसिन ने और ट्रोपोनिन ने। यहाँ पे ये दोनों बैठे हुए होता है कि हम तो नहीं लगने देंगे मायोसिन को। यहाँ पे जैसे ही कैल्शियम आ गया, ये दोनों कैल्शियम के पीछे भाग गए, तो मायोसिन की हाइट जो साइट थी ना, मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्टिन पे, वो अनकवर्ड हो गई। उसके बाद ये एटीपीज एक्टिविटी होगी मायोसिन हेड पे। सो ये वाला 1 जो है ये पहले आएगा, 5। अच्छा ये ऑप्शन अच्छा है डी वाला कि 5 पहले फिर 1, कि भाई पहले अनकवर होगा एंड देन उसके बाद एटीपीज एक्टिविटी वुड हैपन ऑन द हेड ऑफ मायोसिन एंड आफ्टर दैट नंबर 4th ऑप्शन कि भाई रिलैक्स होगा मसल, मायोसिन डिटैच हो जाएगा एक्टिन से। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अगर कैल्शियम रिलीज नहीं होता है सीआर से तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर मसल में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, सो आपको मसल क्रैम्प्स और टेटनी जैसे मसले देखने को मिल सकते हैं। सो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये हमने आज 2 क्वेश्चंस किए। डोंट फॉरगेट टू वॉच द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ दिस 15-16 past paper IMAT series. Okay, I'll see you super soon in the next video. Until then, take care. Bye. We have our third question from biology section. Question 25 according to जो सीरीज पेपर की है उस हिसाब से ये 25th क्वेश्चन है। ठीक है, which says that the genotype QQRS, यहाँ पे कैपिटल Q आपको डोमिनेंट अलील शो करता है और स्मॉल q जो है वो रिसेसिव अलील को शो किया जाता है। ठीक है, अब डोमिनेंट रिसेसिव का मतलब ये है डोमिनेंट जो एक्सप्रेस हो फिनोटाइप में, और रिसेसिव वो होता है जो एक्सप्रेस ना हो। रिसेसिव एक ही कंडीशन में एक्सप्रेस हो सकता है जब दोनों एलील्स जो हैं वो रिसेसिव हो। ठीक है, ये तो बेसिक्स है आपके पास, जैसे कैपिटल डी ये कंडीशन कहलाती है अब दोनों एलील्स मेरे पास सेम है। ठीक है, इसको आप कहेंगे होमोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन हो गई ये। और ये कैपिटल का मतलब है डोमिनेंट कंडीशन है, डोमिनेंट एलील्स हैं दोनों, तो डोमिनेंट होमोजाइगस कहेंगे या होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। अगर यहाँ पे आपके पास दोनों मैं स्मॉल टी ले लूँ, दोनों कैसे हैं, रिसेसिव एलील्स हैं, तो ये कहलाएगा होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, अब थर्ड हमारे पास ये 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं आपके पास जब आप कोई भी जीनोटाइप पढ़ रहे होते हैं। तो जनरली अगर हम बात करें तो विदाउट एक्सेप्शंस भी हैं, फिर उस केस में आपके पास
कुछ केसेस में डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों एक्सप्रेस हो जाता है, बट लेट्स जस्ट नॉट गो देयर। तो एक लास्ट आपके पास जो जनरल कंडीशन पॉसिबिलिटी रहती है वो ये है कि एक कैपिटल और एक स्मॉल, यानी कि एक हो गया आपके पास डोमिनेंट एलील और एक हो गया रिसेसिव, ये कंडीशन कहलाती है हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, अब हेट्रोजाइगस जब भी होगा तो इसमें हमेशा जो कैपिटल वाला है जो डोमिनेंट एलील है वो एक्सप्रेस होगा, होमोजाइगस में ज़ाहिर है डोमिनेंट एक्सप्रेस होगा, और रिसेसिव एक ही कंडीशन में एक्सप्रेस होगा, वो है जब आपके पास होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होगी। ठीक है, फाउंडेशन क्लियर है। सवाल में कहता है कि अगर आपके पास ये उन्होंने आपको एक जीनोटाइप दे दिया, ठीक है, वो कहता है दो इंडिविजुअल्स हैं, दो लोग जिनके पास ये जीनोटाइप है, हमें नहीं पता कि ये हाइट का है या कौन से कैरेक्टरिस्टिक के ये एलील से, वी डोंट नो दैट। ठीक है, तो अब दो इंडिविजुअल्स हैं विथ अ जीनोटाइप ऑफ दिस reproduce, यानी कि अगर आप उनका क्रॉस करवाएंगे, सो हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबल phenotypes कैन बी क्रिएटेड, could be created assuming all allele combinations are equally viable, viable का मतलब है feasible, यानी कि जो काम कर सकते हैं, और phenotypes are the result of complete dominance. Now this question means अगर आपके पास ये जीनोटाइप है, ठीक है, और हमारे पास दो इंडिविजुअल्स हैं, अगर वो रिप्रोड्यूस करते हैं यानी कि आप इनका क्रॉस करवाएंगे तो आपके पास कितने डिफरेंट पॉसिबल फिनोटाइप्स बन सकते हैं अगर इन दोनों जीनोटाइप्स का क्रॉस होगा तो। कैसे पता लगाएंगे? देखो, एक तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, मुझे देखकर पता लग रहा है कि अगर मेरे पास ये दो जीनोटाइप्स हैं, समझ लो ये फादर साइड है, ये मदर साइड है, ठीक है, जब ये क्रॉस होंगे आपस में तो मेरे पास सवाल में हमें सिर्फ ये बताना है कि हाउ मेनी, यही सवाल है, हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबल फिनोटाइप्स कुड बी क्रिएटेड, कितने आपके पास डिफरेंट तरीके के फिनोटाइप्स का मतलब क्या होता है कि आपके पास टॉल शॉर्ट, ये फिनोटाइप है। फिनोटाइप सिंपल लफ्ज़ों में बोले तो कि जो चीज़ आपको विजिबली दिख रही है, एक इंसान दिखने में कैसा है तो वो उसका फिनोटाइप है, और उसके जीन में कौन से एलील्स हैं, उनकी क्या अरेंजमेंट है, वो उसका जीनोटाइप है। ठीक है, सो फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। ओके, सो यहाँ पे हमें फाइंड करना है कितने डिफरेंट पॉसिबल फिनोटाइप्स हो सकते हैं। अगर इनका क्रॉस करवाएंगे तो एक सिंपल सी बात है कि आप एक तो देखकर बता सकते हो पॉसिबल फिनोटाइप्स कितने बनेंगे। देखो, ये कैपिटल क्यू क्रॉस करेगा, एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि एक इंडिविजुअल में या तो कैपिटल क्यू आ जाए, या दूसरे में हो सकती है कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू आ जाए। ठीक है, अब एक कंडीशन हो सकती है कि कैपिटल आर दोनों क्या हो जाए, कैपिटल आर और कैपिटल आर साथ में आ जाए, या कैपिटल आर स्मॉल आर साथ में आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास दो तो ये फिनोटाइप्स हो गए। इसके अलावा ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे पास स्मॉल क्यू वाली कंडीशन आ जाए। ठीक है, तो एक तो आप इसे देखकर बता सकते हो कि फिनोटाइप कितना बनेगा। अगर समझ लेते हैं 2 मिनट की, आप ये मान लो, क्योंकि जब आप एक कैरेक्टरिस्टिक लोगे तो आपको समझने में आसानी होगी, एंड दैट्स द रीज़न मैं यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे अज्यूम करने लगी हूँ कि सपोज़ कि जो कैपिटल क्यू है ये टॉल कंडीशन है और स्मॉल क्यू जो है वो डॉर्फ कंडीशन है। ठीक है, तो इसमें क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है क्यू वाले केस में? एक तो कैपिटल क्यू बनेगा और एक स्मॉल क्यू, यही दो पॉसिबल फिनोटाइप्स हो सकते हैं। अगर आपको नहीं मैम कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू भी तो हो सकता है, बट
यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिनोटाइप की। समझ लो ये टॉल बनेगा, ये डॉर्फ बनेगा, तो ये जो है ये फिनोटाइप कैसा बनेगा, टॉल बनेगा। सो ये दोनों सेम फिनोटाइप्स हो गए, राइट। तो पॉसिबल फिनोटाइप्स कितने बनेंगे मेरे पास, एक क्या अपना क्यू वाला और एक स्मॉल क्यू वाला, यानी कि एक टॉल और एक डॉर्फ। ये दो कंडीशंस ही हो सकती हैं, ठीक है, क्यू वाले केस में। तो इसके साथ एक हम लगा देते हैं कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। आर समझ लो एक है राउंडेड सीड्स है, ठीक है, और ये जो स्मॉल आर है ये हम मान लेते हैं रिंकल्ड सीड है, ठीक है। तो या तो टॉल और राउंड बनेगा या टॉल और रिंकल्ड बनेगा, ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद अब ये हमने कर लिया टॉल के साथ, अब आप यही चीज़ डॉर्फ के साथ करेंगे कि डॉर्फ होगा या तो राउंडेड होगा या डॉर्फ होगा या तो रिंकल होगा। सो 4 पॉसिबल फिनोटाइप्स हो सकते हैं इस केस में। अगर ऐसे नहीं समझ आया तो फिर आप एक जो ट्रेडिशनल मेथड है उसको इस्तेमाल करके निकाल सकते हो फिनोटाइप्स कितने बनेंगे। देखो वो कैसे करेंगे, आपके पास ये दोनों जीनोटाइप्स हैं, इनका आप क्रॉस करवाएंगे। क्रॉस कैसे करवाते हैं, पहले आप इनके गैमेट्स बनाएंगे। अब गैमेट्स कैसे बनाते हैं, जो पहला वाला है उसको आप सेकंड के साथ और थर्ड और फोर्थ के साथ मिलाएंगे, तो आपके पास इस तरीके से गैमेट्स बनता है। तो ये हो गया कैपिटल क्यू कैपिटल आर कैपिटल क्यू स्मॉल आर, ठीक है। इसी तरीके से जो सेकंड वाला है उसको आप इससे एन से मिलाएंगे, तो ये हो गया स्मॉल क्यू कैपिटल आर स्मॉल क्यू स्मॉल आर, ठीक है। इस ऐसा ही बिल्कुल इसके साथ भी होगा, तो ये आपके पास बन जाएंगे। अब क्योंकि दोनों सेम ही जीनोटाइप्स हैं तो इसके भी गैमेट्स बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। अब आप क्या करेंगे, इनका पनेट स्क्वायर के मदद से आप यहाँ पे क्रॉस करवाएंगे और आपके पास जीनोटाइप फिनोटाइप सब मिल जाएगा यूजिंग दिस स्क्वायर। मैंने पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि अदरवाइज बहुत ही टाइम टेकिंग हो जाता है ये। करेक्ट, तो इस तरीके से आप एक साइड पे लिखेंगे फादर के और एक साइड पे मदर के। अब इन दोनों को क्रॉस करवाएंगे, सिंपल है, पहला वाला लिखेंगे दूसरा वाला, जैसे ये आ गया आपके पास कैपिटल क्यू एंड कैपिटल आर, ठीक है। इसी तरीके से ये और ये होगा यहाँ पे, और ये सारा आपके पास 16 पॉसिबल जीनोटाइप्स बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आप इसमें से कोई भी उठाकर देख लो, या तो वो टॉल राउंड होगा या टॉल रिंकल्ड होगा, या डॉर्फ राउंड होगा या डॉर्फ रिंकल्ड होगा। इसके अलावा कोई फिनोटाइप पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो सिर्फ इतना ही जीनोटाइप, इतना ही पॉसिबिलिटी है इंडिविजुअल बनने की, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये वाला उठा लूँ, यहाँ पे क्या है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे टॉल होगा या डॉर्फ होगा, टॉल होगा, ठीक है, डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस करेगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। अब ये कैपिटल आर और कैपिटल आर है, तो ये क्या होगा, राउंडेड होगा। तो क्या हो गया, टॉल राउंडेड, ये कंडीशन हमने लिखी थी पहले, टॉल राउंडेड, ठीक है। कोई दूसरा उठा लेता है, ये वाला, ठीक है, कोई भी रैंडम आप उठा लो। कहने का मकसद यहाँ पे यू नीड टू मेक श्योर कि ये कैसे आया, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे ये वाला क्या है, ये मेरे पास टॉल राउंडेड है, ये क्या है, ये टॉल राउंडेड है, ये टॉल राउंडेड है, ये भी टॉल राउंड है, ठीक है। ये है टॉल राउंड, टॉल डॉर्फ, टॉल राउंडेड, टॉल डॉर्फ। सो इनका भी आप निकालोगे और देखोगे फिर, अच्छा एक मेरे पास एक ये आ गया था, एक डिफरेंट अभी ये वाला आया था। तो इस तरीके से आपके पास 4 पॉसिबल फिनोटाइप्स यहाँ पे बनेंगे। सो द आंसर वुड बी 4। क्वेश्चन 26 है हमारे पास, अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल इज शोन बिलो। ये हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, एक स्ट्रैंड में है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स और दूसरी स्ट्रैंड में है नॉन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स। वो कहता है दिस डीएनए मॉलिक्यूल इज अलाउड टू रेप्लिकेट कितने टाइम्स, 3 टाइम्स इन अ मीडियम, एक ऐसे मीडियम में वेयर
जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नॉन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, यानी कि जो नया डीएनए बनेगा वो इन नॉन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स को मिलाकर बनेगा। और रेप्लिकेशन कितनी बार हो रही है? 3 बार हो रही है। सो वी नीड टू फाइंड आउट के विच आंसर शोज द करेक्ट परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल डीएनए एंड कम्प्लीटली नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए। सो यहाँ पे एक कॉलम में आपके पास ओरिजिनल डीएनए का परसेंटेज पूछा हुआ है और दूसरे कॉलम में नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए। सो लेट्स फाइंड आउट। आपके पास ओके हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं ये आपके पास क्या है? डीएनए है, ठीक है। ये क्रोमोसोम नहीं है, अभी के लिए मान लो ये डीएनए है। मैंने एक छोटा सा यहाँ पे स्टैंड ले लिया। देखो अब जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है सो उसके पीछे एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब भी डीएनए रेप्लिकेट करता है जो उसकी नई स्ट्रैंड्स बनती है, यहाँ पे ये न्यू स्ट्रैंड बन रही है, ये और ये, ठीक है, ये न्यू स्ट्रैंड्स बनी है आफ्टर रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन या पॉलीमराइजेशन, तीनों एक ही टर्म्स हैं, एक ही बात है। सो जो ये नया डीएनए बनता है आपके पास आफ्टर एवरी टाइम जब रेप्लिकेशन होती है, तो डीएनए काम करता है, उसकी रेप्लिकेशन का जो मैकेनिज्म है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल पे काम करता है, विच मीन्स कि जो नया डीएनए है उसमें 50% ओरिजिनल डीएनए है और 50% नया डीएनए है, विच सिंपली मीन्स कि जब ये डीएनए अब आफ्टर रेप्लिकेशन, ये एक मॉलिक्यूल है डीएनए का और ये दूसरा मॉलिक्यूल है डीएनए का, तो एक मॉलिक्यूल में एक ब्लू स्ट्रैंड है यानी कि पुराना वाला डीएनए जो टेम्पलेट की तरह हमने इस्तेमाल किया, और एक ये रेड स्ट्रैंड है जो न्यू डीएनए हमने बनाया। सो इसे ही कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। इस तरीके से रेप्लिकेशन होती है। नाउ कीप इन दैट इन माइंड वी नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो रेप्लिकेशन हमेशा सेमी कंजर्वेटिव मॉडल पे काम करेगी। सो मेरे पास ये मॉलिक्यूल है डीएनए का, ठीक है। अब इसकी एक स्ट्रैंड ऊपर हमें ये डायग्राम में गिवन है, सी एक स्ट्रैंड कैसी है? रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड से बनी हुई, और दूसरी कैसी है? नॉन रेडियो एक्टिव। सो एक स्ट्रैंड है रेडियो एक्टिव और एक है नॉन रेडियो एक्टिव, ठीक है। जब इसमें रेप्लिकेशन हो रही है, एक तो कितनी बार रेप्लिकेशन हो रही है? 3 टाइम्स रेप्लिकेशन हो रही है। एक तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, 2 की जो भी पावर होगी ना, जितने टाइम्स रेप्लिकेशन हो रही है उसको आप ये n में रख दोगे और उतने आपके पास नए मॉलिक्यूल्स बनेंगे डीएनए के। सो कितनी बार रेप्लिकेशन हो रही है? 3 टाइम्स। सो 2 की पावर 3 जो है वो 8 के बराबर होता है, तो 8 न्यू मॉलिक्यूल्स बनेंगे आपके पास डीएनए के यूजिंग दिस, ठीक है। अब इसमें कितने मॉलिक्यूल्स में रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड होगी, कितने में नॉन रेडियो एक्टिव, वो सिंपल आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। देखो ये मेरे पास ओरिजिनल डीएनए जो था, इससे अगर एप्लीकेशन होगी सो 2 आपके पास यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बनेंगे डीएनए के, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे मेरे पास जब पहली बार रेप्लिकेशन हुई, सो ये जो रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड थी, एक आ गई यहाँ पे रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड, और ये जो नया स्ट्रैंड बना है मेरे पास रेड वाला, ये मीडियम में पड़े हुए नॉन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स के यूज़ करके बना होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये मेरे पास है नॉन रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड, और ये जो नया स्ट्रैंड बना है ये भी नॉन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना। अब जब इसमें इस मॉलिक्यूल में, इस डीएनए के मॉलिक्यूल में रेप्लिकेशन होगी तो इससे फर्दर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे भी एक ये रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड आ जाएगी और एक ये जो नई बनी है नॉन रेडियो एक्टिव, ये तो पहले ही नॉन रेडियो एक्टिव थी और ये भी नॉन रेडियो एक्टिव, ठीक है। और यहाँ पे दोनों ही स्ट्रैंड्स कैसी थी? नॉन रेडियो एक्टिव, तो ये नॉन रेडियो एक्टिव, ठीक है। अभी तक हमने क्या, हमने 2 बार रेप्लिकेशन कर ली है, फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम, ठीक है। अभी तक हमारे पास सेकंड रेप्लिकेशन के टाइम पे अगर ये क्वेश्चन में बोला होता कि 2 बार रेप्लिकेशन हो रही है, तो उस टाइम पे आप कहते कि हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स बने डीएनए के, और अगर आप देखो यहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रैंड जो है वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड वाली है और बाकी सब कैसी हैं? नॉन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड वाली। एक आखिरी बार जब इसमें रेप्लिकेशन होगी, सो जस्ट टू मेक इट अ लिटिल बिट फास्ट, मैं यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स बने हैं? 4 बनेंगे। कैसे? देखो जब ये वाला डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो इससे बनेंगे
2, जब ये करेगा तो इससे 2 बने, जब ये वाला मॉलिक्यूल रेप्लिकेट करेगा इससे 2 बने, और जब ये मॉलिक्यूल रेप्लिकेट करेगा इससे 2 मॉलिक्यूल्स बने डीएनए के। हमारे पास इस एक डीएनए के मॉलिक्यूल से रिजल्ट में 8 मॉलिक्यूल्स बने हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था। सो जब भी आपको डीएनए की रेप्लिकेशन का क्वेश्चन आए तो आप 2 की पावर रखोगे, जितनी बार रेप्लिकेशन हो रही है तो यूल गेट कि कितने टोटल रिजल्ट में आपके पास डीएनए मॉलिक्यूल्स बनेंगे। नाउ यहाँ पे अगर आप देखो, सो जब ये वाला डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो इसमें रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड है, तो इस पर फोकस करते हैं, बाकी तो सब नॉन रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड वाला ही डीएनए बनेगा। सो पहले उनका लिख लेते हैं। चलो देखो, ये वाला डीएनए नॉन रेडियो एक्टिव है, ठीक है। लाइकवाइज ये भी क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव। अब ये सारे क्या हैं, नॉन रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है। कमिंग बैक टू दिस, यहाँ पे आपके पास एक रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड है। जब ये रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड रेप्लिकेट होगी तो इससे हमारे पास जो एक मॉलिक्यूल बनेगा डीएनए में, उसमें ये सेम रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड आएगी, और जो नई स्ट्रैंड होगी वो नॉन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड से बनी हुई है, क्योंकि मीडियम में सिर्फ नॉन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। और ये जब मॉलिक्यूल करेगा, ये वाला स्ट्रैंड जब करेगा रेप्लिकेट, तो यहाँ पे आपके पास ये दोनों नॉन रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड्स होंगी। सो इस तरीके से रेप्लिकेशन होगी। हमें अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोला है उसने। अज्यूम करना है आपने कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स रिमेन रेडियो एक्टिव थ्रू आउट। जो मेरे पास रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड थी ओरिजिनल डीएनए में, वो रेडियो एक्टिव ही रहेगी लास्ट तक, ये अज्यूम करके चलो। और जो नॉन रेडियो एक्टिव वो नॉन रेडियो एक्टिव ही रहेगा थ्रू आउट रेप्लिकेशन। सो हमें बताना है कि क्या परसेंटेज होगी ओरिजिनल डीएनए की और क्या परसेंटेज होगी नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए की। सो ओरिजिनल डीएनए की आप बात अगर करो, सो हमारे पास टोटल स्ट्रैंड्स कितनी है, टोटल स्ट्रैंड्स कितनी है, 8 स्ट्रैंड्स हैं टोटल, ठीक है। क्वेश्चन में हमें उसने परसेंटेज में पूछा है। सो परसेंटेज आप कैसे निकालते हो, टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100 ऑब्टेन्ड यहाँ पे आएगा। सो पहले हमें बताना है परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल डीएनए। सो एक चीज़ तो कंफर्म है कि जो मेरे पास ओरिजिनल डीएनए में रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड थी, तो वो मुझे अभी भी रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड यहाँ पे दिख रही है। इट मीन्स कि हमारे पास जो 8 मॉलिक्यूल्स डीएनए के मिले हैं रिजल्ट में, उन 8 मॉलिक्यूल्स में से एक रेडियो एक्टिव डीएनए का मॉलिक्यूल है, ठीक है। टोटल मॉलिक्यूल्स 8 हैं, उसमें से एक मॉलिक्यूल डीएनए का जो है वो सेम एग्जैक्टली वैसा है जैसा ओरिजिनल डीएनए का मॉलिक्यूल था। इसका मतलब ये है 1/8 इंटू 100 आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 12.5%। इतना ओरिजिनल डीएनए का परसेंटेज रहेगा। बाकी आपके पास वो कहता है बताओ नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए कितना है। सो नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए की परसेंटेज कैसे निकालेंगे आप, कितने ऐसे मॉलिक्यूल हैं डीएनए के जिसमें नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए प्रेजेंट है। सो इसको हटाकर ये वाला कैसा है, रेडियो एक्टिव है, इसमें एक स्ट्रैंड रेडियो एक्टिव है, तो मॉलिक्यूल रेडियो एक्टिव है। बाकी रेस्ट ऑफ द 7 मॉलिक्यूल्स आर नॉन रेडियो एक्टिव। सो 7 टोटल 8 है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, आंसर आ जाएगा कितना, 85 समथिंग, 87.5। सो ये वाला आंसर ठीक है, यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन बी यानी कि रो 1 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 27 है, which says which of the following are directly produced during photolysis of water। So photolysis of water आपके पास बायोएनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में से फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक से ये सवाल है। सो फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ये फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में एक बहुत ही क्रूशल स्टेप है, ठीक है। फोटोलिसिस का मतलब क्या है, फोटो यानी कि लाइट की प्रेजेंस में जब पानी लिसिस यानी कि ब्रेक डाउन होता है, इसे आप फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। और ये कहाँ पे होती है चीज़, ये चीज़ हो रही है थैलेकॉइड के ल्यूमेन में, ठीक है। अब जब पानी टूटता है तो कुछ चीज़ें बनती हैं, तो वो कहता है प्राइमरी क्या चीज़ डायरेक्टली प्रोड्यूस हो रही है जब पानी टूट रहा है। तो ओके, हाउ लुक एट दिस, यहाँ पे आपके पास नज़र आ रहा है कि पानी जब टूटता है,
व्हेन वाटर ब्रेक्स डाउन, तो आपके पास यहाँ पे 2 प्रोटॉन रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। ऑप्शंस में प्रोटॉन दिया हुआ है तो प्रोटॉन रिलीज होगा, यहाँ से डायरेक्टली प्रोड्यूस हो रहा है प्रोटॉन, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स तो चलो ऑप्शंस में नहीं है, बाकी आपके पास ऑक्सीजन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो कहीं पे भी मुझे नज़र नहीं आ रही। दूसरी बात, लाइट रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का कोई ऐसा लेना देना नहीं होता, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होती डायरेक्टली, ना तो इनडायरेक्टली। ऑक्सीजन और प्रोटॉन्स यहाँ पे डायरेक्टली प्रोड्यूस होंगे जब पानी ब्रेक डाउन करेगा। सो ऑप्शन 1 एंड 3 आर राइट। अच्छा, जब ये पानी टूटता है सेलेकॉइड के ल्यूमेन में, व्हाट्स नेक्स्ट, उसके बाद क्या? देखो, ये जो प्रोटॉन यहाँ पे बना है, ये प्रोटॉन सेलेकॉइड के ल्यूमेन में ऐसा स्टोर होता जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में होता है एटीपीस नाम का एक एंजाइम। ये प्रोटॉन जब यहाँ से पास होते हैं तो यहाँ पे बनता है एटीपी, ठीक है। और ये प्रोटॉन इवेंचुअली कहाँ पे आता है? स्ट्रोमा में आ गया। अब जब NADPH बनता है तो यही प्रोटॉन्स जो स्ट्रोमा में पड़े हुए हैं, जो कि कहाँ से आए? इनडायरेक्टली पानी से आते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटॉन को यूज़ करके NADP बना लेता है NADPH, ठीक है। ये तो हो गई प्रोटॉन की कहानी। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है, हर एक चीज़ यहाँ पे एवरीथिंग काउंट्स, तो वही वाली बात है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जाता है फोटोसिस्टम 2 के पास, क्योंकि हमें पता है फोटोसिस्टम 2 अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है फोटोसिस्टम 1 को, और फोटोसिस्टम 1 अपना इलेक्ट्रॉन देता है NADP को, ठीक है। तो फोटोसिस्टम 2 को फिर इलेक्ट्रॉन कौन देगा? तो पानी कम्स फॉर द रेस्क्यू, तो पानी अपना इलेक्ट्रॉन देता है फोटोसिस्टम 2 को। उसके बाद ये जो ऑक्सीजन आपको दिख रही है यहाँ पे, ये वही ऑक्सीजन है जो आपकी एयर में है, तो ये बेसिकली ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में। ओके, होप दैट मेक्स सेंस। आगे वाले सवाल पे चलते हैं। वो कहता है, इन द नर्व सेल ऑफ अ पर्सन वन जीन हैज 2 एलील्स, एक जीन में 2 एलील्स है, कैपिटल ए और स्मॉल ए, ठीक है। ये न्यूरॉन की बात हो रही है, एक इंसान के न्यूरॉन में ये जीन में ये 2 एलील्स हैं, ठीक है। वो कहता है, फॉर दिस पर्सन which row correctly shows the alleles present in all 3 different situations given in the table? इनमें से कौन सी, मतलब ये 3 कॉलम्स है आपके पास, 3 कंडीशंस हैं, ये तीनों कंडीशंस कौन सी वाली इनमें से, ये 5 में से एप्लीकेबल है इस इंसान के केस में? सो पहला आपके पास कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है? वो कहता है, स्टेम सेल स्टार्टिंग टू स्पेशलाइज इनटू अ लिवर सेल। आपके पास जो ऑलरेडी आपको जो सिचुएशन दी हुई है वो है कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये आपके पास 2 एलील्स हैं एक जीन में न्यूरॉन के। वो कहते हैं, अगर एक स्टेम सेल है, ठीक है, ये आपके पास ओरिजिनल चीज़ है। अगर एक स्टेम सेल है, स्टेम सेल का मतलब होता है एक ऐसा सेल जो कि आपकी बॉडी का कोई भी सेल बना सकता हो। इससे हेयर सेल भी बन सकता है, इससे लिवर सेल, स्टमक, पेनक्रियाज, कोई भी सेल इससे बन सकता है। ऐसे सेल को आप स्टेम सेल कहते हो, इसके पास ये एबिलिटी होती है। तो अगर एक स्टेम सेल जिसके पास ओरिजिनली ये वाला जीन है जिसमें 2 अलील्स प्रेजेंट हैं, अगर ये स्टेम सेल स्टार्ट होता है स्पेशलाइज होना एक लिवर सेल में, तो उसके पास क्या जीनोटाइप होगा? देखो, लिवर सेल क्या है? डिप्लॉइड है। देखो, न्यूरॉन था, अब इससे एक स्टेम सेल है, उसमें भी ये कंडीशन है, तो लिवर सेल बन रहा है। लिवर सेल क्या है? सोमैटिक सेल है बॉडी का। गैमेट्स को हटाकर जितने भी बॉडी में सेल्स हैं उनको सोमैटिक सेल्स कहा जाता है, तो लिवर सेल भी एक सोमैटिक सेल है। अब सारे के सारे सोमैटिक सेल्स कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉइड का मतलब उनके पास 2 एलील्स रहेंगे एक जीन के लिए, तो इसका मतलब उसके पास कैपिटल ए भी हो रहेगा और स्मॉल ए भी रहेगा, दोनों एलील्स ही रहेंगे क्योंकि वो डिप्लॉइड है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ठीक है? एक तो मुझे ऑप्शन 1 में और 4 में यहाँ पे टाई हो गया। सेकेंड सिचुएशन पे आ जाओ। सेकेंड में कह रहा है, सेल एट द स्टार्ट ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के स्टार्ट पे अगर यही वाली कंडीशन अगर माइटोसिस के लिए जाए, उस केस में क्या होगा इसके साथ? देखो, एट द स्टार्ट ऑफ माइटोसिस बोला है, एंड भी लिख सकता था लेकिन स्टार्ट बोला है। तो स्टार्ट ऑफ माइटोसिस
माइटोसिस के पहले आपके पास जब एक सेल माइटोसिस के लिए जाने वाला होता है एम फेज में, डिवीजन फेज में, तो उससे पहले आपके पास एक इंटरफेस होता है जहाँ पे सेल प्रिपेयर करता है अपने आप को डिवाइड करने के लिए। अब उस इंटरफेस में सेल का जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होता है, ठीक है। सो बिफोर माइटोसिस सेल का डीएनए रेप्लिकेट होता है। जब सेल का डीएनए रेप्लिकेट होगा तो कैसे होगा, देखो अगर मेरे पास ये कंडीशन है तो रेप्लिकेशन के बाद ये कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। इससे रेप्लिकेट होगा ना तो इससे ये बनेगा, 2 कैपिटल ए बन जाएंगे, इससे 2 कैपिटल ए बन जाएंगे, ठीक है। अगर मेरे पास ये कंडीशन होती तो रेप्लिकेशन के बाद डीएनए की ये कंडीशन बन जाती। अब मेरे पास क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो क्या बनेगा, कैपिटल ए इस तरीके से बन जाएगा ये, ठीक है। तो माइटोसिस से पहले डीएनए रेप्लिकेशन होगी जिसकी वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, एलील्स डबल हो जाएंगे, रेप्लिकेट हो जाएंगे। सो ऑप्शन 1 और 4 में टाई था, 4 तो यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, 1 सही है तो 1 इज द राइट ऑप्शन। मैं तीसरी सिचुएशन भी हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं। ओके, वन मोर थिंग, एक बार एक क्वेश्चन ये भी दिमाग में रख लो कि बहुत बार आईएमएट में ये सवाल आ चुका है कि डीएनए रेप्लिकेशन कौन से फेस में होती है इन इंटरफेस। तो इंटरफेस में 3 फेजेस होते हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। एक G0 फेज भी होता है, लेकिन मेन 3 ये होते हैं, G1, S और G2। जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है वो कहाँ पे होती है, ये सवाल आता है हमेशा। तो S फेज इज द राइट ऑप्शन, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होती है, ठीक है। थर्ड सिचुएशन पे आता है, सेल एट द स्टार्ट ऑफ मियोसिस 1। सो मियोसिस 1 के स्टार्ट पे भी, मियोसिस से पहले बिफोर मियोसिस भी आपके पास इंटरफेस होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है, डीएनए अपने आप को उसी तरीके से रेप्लिकेट करता है जैसे माइटोसिस से पहले करेगा। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी, जब ये रेप्लिकेट होगी ये कंडीशन, तो कैपिटल ए स्मॉल ए यही बनेगा। तो 1 वाली जो रो है वो इन तीनों सिचुएशंस को ट्रू। The question says the diagram shows a single sarcomere in a relaxed state. ओके, ये आपके पास एक रिलैक्स स्टेट है, यानी कि मसल अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, रिलैक्स स्टेट में है। विच आंसर डिस्क्राइब्स द चेंजेस व्हेन द सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट्स। देखो अगर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बताइए कौन से चेंजेस आएंगे, स्पेशली ये जो लेबल्ड आपके पास 1 और 2 लोकेशंस दी गई हैं हमें, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी, कोई चेंज नहीं आएगा, इलोंगेट होंगी, वाइडर होंगी, क्या होगा। बट उससे पहले यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मसल। ये है मसल फाइबर का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मसल फाइबर के स्ट्रक्चर में आपको ये बहुत डार्क कलर में ये 2 लाइंस दिख रही होंगी, ठीक है। इन्हें आप Z लाइंस या Z लाइंस कहते हो, इसे Z डिस्क भी कहा जाता है। इन दोनों के दरमियान में, अच्छा देखो सिंपल सी बात, अब ये कहाँ से आ गए, आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ नोवेयर नहीं आया। देखो मसल के अंदर आपके पास डिफरेंट मसल सेल्स में बंडल्स बनाए हुए होते हैं जिनको आप मसल फैसिकल्स कहते हो, ठीक है। इन मसल फैसिकल के अंदर मसल सेल होते हैं जिनको आप मायोसाइट्स कहते हो। मायो यानी कि मसल, सेल के लिए साइट वर्ड यूज किया जाता है, सो मायोसाइट इज फॉर अ मसल सेल। अब इन मायोसाइट, एक मायोसाइट के अंदर आपको डिफरेंट मायो फाइबर्स मिलेंगे, ठीक है, जूम इन करके दिखाया हुआ है। अब इन मायो फाइबर्स के अंदर आपको मिलते हैं एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स, जिनको मिलाकर आप मायोफिलामेंट्स भी कहते हैं। मायोफिलामेंट्स मिलते हैं, ठीक है। एक होता है थिक फिलामेंट और एक होता है थिन फिलामेंट। जो थिक फिलामेंट है वो मायोसिन का बना हुआ है और जो थिन फिलामेंट है वो एक्टिन से बना हुआ होता है। ये दोनों क्या है, ये दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं। अब ये कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, ये अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, एक मायोफाइबर्स को इस तरीके से डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। ये जो लाइन है जिससे आप डिवीजन कर रहे हो, इसे Z लाइन, Z डिस्क या Z लाइन कहा जाता है, ओके। अब 2 Z लाइंस के दरमियान का जो डिस्टेंस है इसे आप कहते हो सार्कोमेयर। तो जो कॉन्ट्रैक्शन होती है उसका जो फंक्शनल यूनिट है वो सार्कोमेयर है। सार्कोमेयर ही कॉन्ट्रैक्ट करता है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ओके। सो 2 Z लाइंस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो सार्कोमेयर है। अब ये जो आप यहाँ पे थिक
एक तो आप डार्क बैंड देख रहे हो, एक लाइट बैंड देख रहे हो, ठीक है। ये जो डार्क वाला है ये बना हुआ है मायोसिन से, और ये जो थिन वाला है ये बना हुआ है एक्टिन से। अब ये कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, आपको दिख रहा है कि बीच में क्या है, थिक वाला है, और इस तरीके से ये थिन वाले बैंड्स इसके बीच में आ रहे हैं ऐसे, ठीक है। अब दो जी लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस क्या था, सार्कोमेयर था, फाइन, परफेक्ट। ये जो चीज़ है ना, अगर मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ इस पार्ट को देखना है, इसको, ये जो बैंड है इसे आप कहते हो ए बैंड, क्या कहेंगे इसे, ए बैंड। अब ए बैंड में आप देखो, इसमें एक पूरा कंप्लीट थिक फिलामेंट आ रहा है, और दूसरा यहाँ पे आप देखो तो इसमें इस तरीके से ये आपके पास थिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट भी आ रहा है। तो ए बैंड क्या है, ए बैंड आपके पास मायोसिन प्लस एक्टिन है, इसको आप ए बैंड कह रहे हो, ठीक हो गया। अब ये जो आप पार्ट देख रहे हो यहाँ पे, जहाँ पे सिर्फ क्या है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट है, यहाँ पे थिक फिलामेंट नहीं है, राइट। सो ये जो सिर्फ थिन फिलामेंट वाला पार्ट है, इसे आप आई बैंड कहते हो। जो ए बैंड है इसे एन आइसोट्रोपिक बैंड भी कहते हैं, और आई बैंड को आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। ए बैंड को एक बैंड के बारे में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट दोनों आते हैं, आई बैंड में सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट आता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से अरेंजमेंट होती है। अब यहाँ पे है ये ए बैंड, ये है आई बैंड, ये है आई बैंड, इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा एक ए बैंड होगा, फिर आई बैंड होगा, ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड, इस तरीके से ये फाइबर के अंदर अरेंजमेंट होती है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स की। अब इसके अलावा दो तीन और चीज़ें हैं, देखो ये जो दो जी लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस है ये सार्कोमेयर है, ठीक है। अब ये समझ आ गया, ये है ए बैंड, ये है आई बैंड, और दो जी लाइंस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है सार्कोमेयर। अगर मैं आपसे पूछूं एक सार्क, मुझे ये तो समझ आ गया मैम कि ए बैंड में एक्टिन भी आता है, मायोसिन भी आता है, दिख रहा है साफ साफ, ये है मायोसिन, ये है एक्टिन, दोनों आ रहे हैं इसमें, जो कि ए बैंड है आपका, ठीक है। सार्कोमेयर में क्या आ रहा है, सार्कोमेयर में अगर आप देखो, आप खुद से मुझे बताओ, ये सार्कोमेयर है पूरा, इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें एक आपको ये कंप्लीट मायोसिन फिलामेंट दिख रहा है जिसको मैंने ए बैंड कहा था। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि इसमें एक ए बैंड है, सार्कोमेयर की बात हो रही है, सो सार्कोमेयर इज इक्वल टू वन ए बैंड, एक कंप्लीट ए बैंड आ रहा है सार्कोमेयर में। एंड देन यहाँ पे आप देखो तो ये क्या था, ये था आई बैंड, ठीक है। ओके, let's just make it more simpler। ये है, ये ब्लैक वाला ए बैंड बनाया है, ये वाला ब्लू में आई बैंड है, ठीक है। अब समझ में आता है। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए सार्कोमेयर में क्या आ रहा है, तो एक ये सार्कोमेयर है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक सार्कोमेयर है, दो जी लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस, इसमें एक ए बैंड आ रहा है, ठीक है, एक कंप्लीट ए बैंड आ रहा है। मैं अभी एक्टिन मायोसिन की बात नहीं कर रही, मैं ए बैंड की बात कर रही हूँ, ठीक है। इन बैंड्स के अंदर फिर प्रोटीन होता है, क्योंकि हमें पता है ए बैंड के अंदर मायोसिन भी है, एक्टिन भी है, तो मैंने कहा सार्कोमेयर में ए बैंड आ रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके, इस डायग्राम में देखते हैं, ठीक है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक थ्योरी जिसका नाम है, सो दैट इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, वो थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो फिलामेंट्स है ना, एक्टिन और मायोसिन की फिलामेंट्स, ये खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, खुद ऐसा जैसे ये था तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये छोटा हो जाएगा, नहीं। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हमें ये बताती है कि ये जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं ये स्लाइड करते हैं टूवर्ड्स मायोसिन, ये इस तरीके से स्लाइड करते हैं, तो इन रिजल्ट आपके पास ये जो जी लाइन्स है ये आपस में जुड़ती जाती है, मतलब ये जो सार्कोमेयर है ये शॉर्टन हो जाता है, ठीक है। मैंने कहा कि एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, ये सिर्फ स्लाइड करते हैं ओवर वन अनदर। लेकिन ये जो आई बैंड है, विच इज अ बंडल और अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल एक्टिन फिलामेंट्स, तो ये अगर आप देखोगे तो ये आपको लगेगा कि ये शॉर्टन हो रहा है, जबकि एक्टिन फिलामेंट खुद शॉर्ट नहीं होता, ये स्लाइड होता है टुवर्ड मायोसिन। Okay, so I band shortens
ए बैंड उतना ही रहता है, ए बैंड कांस्टेंट रहता है, ए बैंड रिमेन्स द सेम। आई बैंड सीम्स लाइक वो शॉर्टन होता है, आई बैंड रिमेन्स द सेम, कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद ये जो जी लाइन्स हैं ये भी क्या होती हैं, दे मूव क्लोजर टू ईच अदर। तो आप ये भी कह सकते हो कि सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट करता है, शॉर्टन हो जाता है। उसके बाद ये जो जी एच जोन है आपके पास, ये डिसअपियर हो जाती है। कैसे? जब ये एक्टिन फिलामेंट्स इस तरीके से, जब ये देखो सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट होगा, जी लाइन्स एक दूसरे के करीब आएंगी, ये एक्टिन फिलामेंट्स स्लाइड होके एक दूसरे के करीब आएंगे, तो ये एच जोन जो है ये नज़र नहीं आती जब तक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, तो ये डिसअपियर हो जाती है। उसके बाद आपके पास जो थिक फिलामेंट है और जो थिन फिलामेंट है, ये दोनों शॉर्ट नहीं होते बट ये स्लाइड होते हैं ओवर थिन फिलामेंट्स। उसके बाद ये जब आपके पास एक्टिन और मायोसिन मिलता है, उसी को आप कहते हो कि कॉन्ट्रैक्शन होती है और वहाँ पे बनती है क्रॉस ब्रिज। ठीक है, सो हमें पूछा गया है कि आपके पास अगर कॉन्ट्रैक्शन होगी तो उस केस में सार्कोमेयर जो है वो उसमें क्या चेंजेस आएंगे। स्पेशली हमें बताना है 1 और 2 का। अब पहले तो आप मुझे बताइए 1 है क्या और 2 क्या है। हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया मसल का। 1 आपके पास ये देखो, ये जो है ये जी लाइन है, ये भी आपको जी लाइन यहाँ पे दिख रही है, या फिर जेड डिस्क आप इसे कह सकते हैं। इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो सार्कोमेयर है। तो 1 क्या हो गया, ये इन दोनों के दरमियान के डिस्टेंस ये सार्कोमेयर हो गया। अब मसल क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो सार्कोमेयर क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो 1 गेट्स स्मॉलर, 1 गेट्स स्मॉलर, सो 1 लॉन्ग नहीं होगा तो सी एलिमिनेट हो गया। 1 डज नॉट चेंज, नहीं। 1 गेट्स लॉन्गर, नो। 1 गेट्स स्मॉलर, सो इस वजह से बी, ए और बी में यहाँ पे टाई हो गया। अब हम बात करते हैं 2 की। अगर आपसे पूछें कि 2 क्या है, देखो ये पूरा जो है ना, ये आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, सी, और यहाँ से आपके पास क्या होगा, ये आई बैंड होगा। इसी तरीके से ये भी क्या है, ये आई बैंड है। यही बताया था ना मैंने, देखो ये सार्कोमेयर है, सार्कोमेयर में क्या आता है, एक ए बैंड, हाफ आई बैंड, हाफ आई बैंड, एंड दैट्स कॉल्ड योर सार्कोमेयर। अब पूछ रहा है कि ये जो 2 है, ये इस हाफ एक्टिन फिलामेंट की बात की है इसने, तो इसके साथ क्या होगा। देखो, जो आपके पास, अगर ये बात कर रहा होता आई बैंड की, अगर ये कहता कि इस पर्टिकुलर पार्ट में क्या हो रहा है, तो आई बैंड क्या होता है, शॉर्टन होता है, आई बैंड गेट स्मॉलर। लेकिन क्योंकि इसने एक एक्टिन फिलामेंट को लिया हुआ है, तो फिलामेंट्स मैंने आपको बताया था, चाहे वो एक्टिन हो या मायोसिन हो, थिक हो या थिन फिलामेंट हो, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, दे डजंट गेट स्मॉलर, वो जस्ट स्लाइड करते हैं दूसरे के ऊपर। सो जो ये जो 2 है, ये एक एक्टिन फिलामेंट को दिखा रहा है। ये एक्टिन फिलामेंट है ना, और ये मायोसिन है, ये एक्टिन है, तो एक्टिन अकेला कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इट डज नॉट गेट स्मॉलर, इट डज नॉट चेंज, ये जो स्लाइड करता है यहाँ पे आता है, मायोसिन की तरफ आता है, टुवर्ड मायोसिन आता है। हाँ, ओवरऑल आपके पास जो आई बैंड है, ये मैं आपको एक एनिमेशन दिखाती हूँ, उससे बेहतर समझ आएगा। जो आई बैंड है ओवरऑल आपको ऐसा दिखता है कि ये शॉर्टन हो रहा है, तो हाँ, आई बैंड शॉर्टन होता है, ए बैंड कांस्टेंट रहता है। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, वो जस्ट स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो इस वजह से ऑप्शन ए और बी में बी विंस, क्योंकि 2 डज नॉट चेंज, 2 कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, जस्ट स्लाइड होता है। इस वजह से ऑप्शन बी जो है, दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ये एक एनिमेशन है और ये चैनल का नाम है 3D बायोलॉजी। इससे मैंने, ये मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ यहाँ पे, सी अब क्या होता है यहाँ पे। Striated muscle is made up of bundles of multinucleated muscle cells called myofibers. ये देखो, A myofiber is packed with myofibrils that extend the length of the cell. फाइबर यानी कि मायो साइट जो है, जो मसल सेल है, उसमें आपको इस तरीके से मायोफिब्रिल्स मिलेंगे। सही है, ये मैंने वहाँ पे लिखा नहीं था, लेकिन मायोफिब्रिल के अंदर आपको मायोफिलामेंट मिलते हैं। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये रेड और ग्रीन कलर में, ये एक्टिन मायोसिन है। अब यहाँ पे चले जाते हैं। अब ये जो देखो, ये जो आप ब्लू में देख रहे हो, ये जेड लाइन है, ये यहाँ पे ए बैंड आ गया, ये ग्रीन में ये आई बैंड है, रेड क्या है, मायोसिन फिलामेंट है, ग्रीन क्या है, एक्टिन फिलामेंट है। A sarcomere, the functional instructional unit of muscle, ये इन्होंने लेबल भी कर
रख दिया यहाँ पे, ये सार्कोमेयर आ गया, ये जी डिस्क है यानी कि जेड लाइन जो हमने पढ़ी थी, ये मायोसिन है, एक्टिन फिलामेंट आ गए। Of thick myosin filaments and thin actin filaments. अच्छा, Filaments centered during तो ये आपको contraction. ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोन In muscle contraction, actin filaments slide past myosin filaments. जैसे ही अब देखो सी, जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है एक्टिन और मायोसिन, देखो ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन हट जाएगा, तो एक्टिन की जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो एक्सपोज हो गई, मायोसिन जाके अटैच हो गया एक्टिन के पास, ठीक है, और वहाँ पे एटीपी रिक्वायर्ड होता है, और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये ग्रीन कलर में जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं, आपको दिख रहा है कि ये करीब आ रहे हैं मायोसिन के, ठीक है। अब देखो Neither filaments change in length, yet the sarcomere becomes shorter. और ओवरऑल आप क्वेश्चन इज विच ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाइज बोथ द वेरिएबल ग्रुप आर ग्रुप एंड द एसिडिक ग्रुप। अभी अमीनो एसिड या अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में आपको 3 फिक्स्ड ग्रुप्स मिलते हैं, एक है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एक है अमाइन ग्रुप NH2 और एक है हाइड्रोजन। ये 3 जो है वो फिक्स्ड ग्रुप्स होते हैं, हर अमाइनो एसिड में आपको ये ग्रुप ज़रूर मिलेंगे। जो वेरिएबल ग्रुप होता है वो होता है ये वाला आर ग्रुप, जिसको आप रेडिकल ग्रुप कहते हैं। यहाँ पे कुछ भी आके अटैच हो सकता है, यहाँ पे अगर एक हाइड्रोजन आके आर ग्रुप की जगह आ जाए तो वो फिर ग्लाइसिन अमाइनो एसिड बन गया। अब इस केस में ये जो अमाइनो एसिड हमें दिया गया है, यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, सो 2 तो हमारे पास पक्का क्या है, वेरिएबल ग्रुप है, ठीक है। सो 2 क्या है, वेरिएबल ग्रुप है। ऑप्शन सी और ई में से एक आपके पास जवाब होगा। सो वो कहता है एसिडिक ग्रुप कौन सा होगा, जाहिर है कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक, ये जो आपको COOH दिख रहा है ये है एसिडिक ग्रुप, ठीक है, ये है अमाइन ग्रुप, ये है एसिडिक ग्रुप, तो 3 जो है वो एसिडिक ग्रुप है, विच मीन्स सी इज द राइट ऑप्शन। Where in the shoulder joint are osteocytes found? ओके, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन कि भाई ऑस्टियोसाइट्स कहाँ पे मिलते हैं आपको, शोल्डर जॉइंट में। तो ऑस्टियोसाइट्स आपके पास वो सेल्स होते हैं जो कि बोन में पाए जाते हैं, तो एक शोल्डर जॉइंट में जो बोन टिश्यू है वहाँ पे आपको ऑस्टियोसाइट्स मिलेंगे, ठीक है। जो मसल टिश्यू के सेल्स हैं उसे आप मायोसाइट्स कहेंगे, या फिर यू कैन कॉल देम मायोफाइबर्स। लाइकवाइज जो कार्टिलेज के सेल्स हैं उन्हें आप कार्डियोसाइट्स, नहीं कार्डियोसाइट्स नहीं, कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। कार्डियोसाइट्स जो है वो फिर हार्ट सेल्स हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द पिक्चर बिलो, ये वाली पिक्चर की बात कर रहा है, शोज अ DNA माइक्रोएरे। DNA माइक्रोएरे आपके पास एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे आप, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेगमेंट है DNA का, ठीक है। अब इस टेक्निक को इस्तेमाल करके आप ये फाइंड आउट कर सकते हो जो आपके पास DNA सैंपल है, उस सैंपल में कौन से जीन्स एक्टिव हैं और कौन से इनएक्टिव हैं, यानी कि कौन से जीन्स ऑन है और कौन से ऑफ है। अब ये टेक्निक में होता क्या है, सबसे पहले आपके पास जो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके लेट्स जस्ट रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, कि आपके पास इन दिस पिक्चर ईच स्पॉट, ये जो हर आपको ये 1 2 3 4 ये हर स्पॉट जो है इट कंटेन्स अ डिफरेंट DNA प्रोब। DNA प्रोब क्या होता है, तो स्मॉल सैंपल सिंगल स्ट्रैंड स्मॉल सेगमेंट ऑफ DNA जिसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मतलब ये DNA का बड़ा छोटा सा एक सेगमेंट होता है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA का, ठीक है, उसको आप DNA प्रोब कहते हो। और यहाँ पे ये हर स्पॉट में एक DNA प्रोब रखा हुआ है। वो कहता है कि अ सैंपल ऑफ फ्लोरेसेंटली लेबल्ड ह्यूमन DNA विद द सीक्वेंस, ये आपके पास ह्यूमन DNA सैंपल में लिया गया है जिसका सीक्वेंस हमें दिया हुआ है, न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस, वो कहता है इज वॉश्ड ओवर द एरे। अगर ये वाला, अब इस टेक्निक में होता क्या है, DNA माइक्रो एरे में पर्पस समझ आ गया, पर्पस क्या है कि पता लगता है कि अगर कोई म्यूटेशन है, जो DNA सैंपल है इसमें कोई म्यूटेशन है या फिर कौन सा जीन एक्टिव है कौन सा इनएक्टिव है, कैसे पता लगता है, प्रोसीजर क्या है, होता क्या है। अब होता क्या है, ये आपके पास DNA सैंपल है, ये सैंपल को जैसे आप इस ट्रे में रखेंगे, या जो भी ग्लास है या ट्रे है, इसमें जैसे आप रखेंगे इस टेक्निक के लिए, माइक्रो एरे के लिए जो एरे ट्रे होगा उसमें जब आप इस DNA को रखेंगे तो ये अपने सेगमेंट्स में टूट जाएगा,
ठीक है, छोटे छोटे और सेगमेंट्स में टूट जाएगा, और जहाँ पे भी इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होंगे, ये पर्टिकुलर पार्ट फॉर एग्जांपल ये इतना, ये ऐसा टूटता है, और ये वाला जाके जहाँ पे अगर फोर्थ पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस वाला पेयर है, तो वहाँ पे जाके ये सेगमेंट फोर्थ पे चला जाएगा, क्योंकि अगर इसके पास कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हुआ तो। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, उस पर थोड़ी देर में आता है, ठीक है। तो जैसे ही ये वहाँ जाएगा, उसके बाद आप जैसे इस पर लाइट दोगे, बहुत सिंपल करके मैं बता रही हूँ, तो ये यहाँ पे एकदम फ्लोरेसेंस सी शाइन होगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये वाला जो डीएनए वाला पार्ट है ये एक्टिव है। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या है कि साइंटिस्ट नीड टू नो विच इंस्ट्रक्शंस, या फिर बेसिकली कौन से जीन आपकी बॉडी में एक्टिव हैं जो कि इस्तेमाल हो रहे हैं आपकी बॉडी में सेल्स की ग्रोथ के लिए फॉर एग्जांपल, एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ देम। सो सोल्यूशन है ये टेक्निक, जिससे आप पता लगा सकते हो कि ये वाला जीन एक्टिव है अभी के लिए और ये वाला जीन इनएक्टिव है। सो यहाँ पे आप जो ये एरे ट्रे देख रहे हो, यहाँ पे आप जो हर स्पॉट देख रहे हो 1 2 3 4, ये एक स्पॉट एक डिटेक्टर की तरह काम करता है, ठीक है। होता क्या है कि साइंटिस्ट आप एक टाइनी बिट ऑफ डीएनए लेते हैं, ये जैसे हमने लिया था, वो उसे एक डाई के साथ मिक्स करते हैं, और वो जो ट्रे था ये वाला, इस पे दिल pour it on the tray। अब जो डीएनए है, ये वाला डीएनए हमारे पास, ये सैंपल है, ये टूटेगा एंड इट विल ट्रैवल अराउंड, और वही पार्ट इसका लैंड करेगा स्पॉट पे जहाँ पे इसकी मैचिंग होगी। मैचिंग का मतलब ये जहाँ पे इसको कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स मिलेंगे। रिजल्ट में क्या होगा, द स्पॉट्स लाइट अप। सो इफ अ स्पॉट लाइट्स अप, इसका मतलब ये है कि जीन बहुत एक्टिव है। अगर स्पॉट डार्क ही रहता है, इसका मतलब वो जीन इनएक्टिव है, तो जीन इज स्लीपिंग और इट्स इनएक्टिव, इट्स ऑफ। गॉट इट। अब जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी नीड टू नो, अब सवाल क्या है, सवाल ये है कि विच ऑफ द स्पॉट्स would show a positive signal if it fluoresces। ओके, इनमें से अब ये 1 का हमें दिया हुआ है सीक्वेंस कि 1 पे ये डीएनए प्रॉब है, 2 पे ये वाला डीएनए प्रॉब है, एंड 3rd पे ये, 4th पे ये। कौन सा वाला स्पॉट लाइट अप करेगा? देखो उसको जानने, ये पता लगाने के लिए आपका जो ये डीएनए सैंपल है, इसका आप कॉम्प्लीमेंट्री निकालोगे। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालेंगे? अब हर बेस पेयर जो है, एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ पेयर करता है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर करता है हमेशा। तो अगर मैं इस डीएनए सैंपल का कॉम्प्लीमेंट्री अगर आपसे पूछूं क्या होगा, तो ये क्या है, थाइमीन। टी इज फॉर थाइमीन, जी इज फॉर ग्वानिन, तो टी के साथ आ जाएगा ए, ए इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। लाइकवाइज जी का क्या हो जाएगा, सी, सी। अब मैं ये पूरा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इसके जो बेस पेयर्स हैं वो लिख रही हूँ। ओके, ये हमने यहाँ पे इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स लिख दिए। नाउ लेट्स फाइंड आउट। पहला आपके पास जो ये प्रोब है, ये है GATTAT। सो GATTAT कहीं पे दिख रहा है आपको? नहीं है। हाँ, यहाँ पे मैम ये लिखा हुआ GATTAT, तो ये तो हो सकता है। नहीं, देखो ये वाला कभी भी जाके यहाँ पे नहीं अटैच होगा, क्योंकि मैंने कहा था ये वाला जो है वो पेयर करेगा किससे, इससे पेयर करेगा ना, ये इससे पेयर करेगा। समझ आ रही है बात? तो आप ये वाला नहीं देखोगे, अच्छा ये मैच करेगा तो हम नहीं, मैचिंग ये नहीं है। डीएनए के बेस पेयर्स हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री वाले से मैच करेंगे, ठीक है। तो जी के पास क्यों जाएगा? नहीं जाएगा, जी सी के पास जाएगा। डज दैट मेक सेंस? ठीक है, समझ आ रहा है? ओके, नेक्स्ट हमारे पास है CTAATA। ओके, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पार्ट है ये जाके स्पॉट, ये स्पॉट कौन सा है, 2 है, तो स्पॉट 2 पे लग जाएगा। इसका मतलब स्पॉट 2 शाइन करेगा। ये तो मुझे कंफर्म हो गया। ऑप्शंस में 2, हाँ 2 भी हो सकते हैं, 3, ठीक है। आगे देखते हैं आगे वाले ऑप्शंस को। तो ये है ACCAGT, ACCAGT, तो ये भी है, यही है ना? हाँ, ये मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये यहाँ पे जाके मैच करेगा और ये भी शाइन करेगा, मतलब 3 भी है। लास्ट है आपके पास 4, TGG, ये रहा TGGTCA। ओके, ये है, मगर ये मैंने कहा था कॉम्प्लीमेंट्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये होगा। अगर ये होता तो यहाँ पे ये मैच करता।
इसका मतलब 2 और 3 आर द राइट स्टेटमेंट्स। ये रोज बिल्कुल सही है यहाँ पे, 2 and 3, 2 and 3. Yeah, option B is right. The question says the diagram shows how the pressure changes in the left atrium, left ventricle, and the aorta during one heartbeat in a healthy human. तो ये ग्राफ हमें ये दिखाता है कि भाई लेफ्ट वेंट्रिकल में, एओर्टा में और लेफ्ट एट्रियम में किस तरीके से प्रेशर चेंज हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, कांस्टेंट है या इंक्रीज़ हो रहा है, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये ग्राफ हमें ये दिखाता है, प्रेशर चेंज दिखा रहा है, ठीक है। विथ टाइम एक हार्ट बीट के दौरान में किस तरीके से प्रेशर चेंज होता है हार्ट के डिफरेंट लोकेशंस में। उसके बाद सवाल क्या है, ये तो हो गई हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन। IMET में ज़्यादातर क्वेश्चंस कैम्ब्रिज वाले टाइम पे अगर आप देखो तो आपको इसी तरीके से मिलेंगे कि द फर्स्ट पार्ट इज़ ऑल द इन्फॉर्मेशन, यू हैव टू एनालाइज इन्फॉर्मेशन, बट द पॉइंट इज़ कि आप क्वेश्चन पढ़ के फिर इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करो। ओके, सवाल ये है हमारा, दिस इज़ जस्ट द इन्फॉर्मेशन जिसके बेसिस पे हमने सवाल को बनाना है। क्वेश्चन ये है कि विच रो, यानी कि इनमें से कौन सी रो हमें बताती है पीरियड एक्स में, टाइम पीरियड एक्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कौन से इवेंट सही हैं। सो वो हमें रो यहाँ पे चूज़ करनी है, ये ऑप्शंस हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। सो टाइम एक्स में देखो, ये ग्राफ को रेफरेंस देकर ये बात कर रहे हैं कि ये टाइम एक्स है, ठीक है। टाइम एक्स को देखते हुए हमें बताना है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं हार्ट में, ठीक है। पहला हमें उसने दिया है लेफ़्ट एट्रियम को कंसिडर करना है हमने। उसके बाद सेकेंड हमें कंसिडर करना है एओर्टा को। एओर्टा में जो सेमी ल्यूनर वाल्व है उसके साथ क्या होगा, वो खुला हुआ होगा, बंद होगा, ठीक है। थर्ड हमारे पास है वेंट्रिकल वॉल की, वो कॉन्ट्रैक्ट होगी या रिलैक्स होगी। ये 3 चीज़ें हमें देखनी है, और कहाँ, ये एक्स टाइम पीरियड में। अब देखो ये एक हार्ट बीट का दिखाया हुआ है, सो जाहिर है ये 0 से लेकर 0.2 सेकेंड में टाइम गिवन है, तो ये स्टार्ट ऑफ द कार्डियक साइकिल या हार्ट बीट है, ठीक है। सो अब बेसिक्स क्या होता है, कैसे सर्कुलेशन होती है, तो ये हार्ट है। इसके एस्थेटिक्स को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा एंड जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले आपके पास ये हार्ट है। अब जैसे ही कार्डियक साइकिल शुरू होती है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द हार्ट बीट या फिर कार्डियक साइकिल, यहाँ पे आपके पास पैसिवली हार्ट में एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों की फिलिंग होने लगती है, ठीक है। वेंट्रिकल्स इस वक्त कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ होता, कोई भी सिस्टोल डायस्टोल कुछ नहीं है, ठीक है। ये दोनों रिलैक्स्ड हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल। उसके बाद यहाँ पे 70-80% वेंट्रिकल जो है वो फिल हो जाते हैं पैसिवली। उसके बाद 10 to 20% ब्लड जो है वो एट्रियम से वेंट्रिकल में आता है जब एट्रियम खुद कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो एट्रियम बहुत थोड़ा सा ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करके वेंट्रिकल में भेज रहे हैं, बाकी सारा ब्लड पैसिवली आ रहा होता है वेंट्रिकल में, ठीक है। उसके बाद ये हो गया एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन से वेंट्रिकल फिल होते हैं। अच्छा, अब ये है आपके पास लेफ़्ट साइड, यानी कि ये लेफ़्ट एट्रियम है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने कुछ ये डार्क कलर में, डार्क ब्लैक कलर में वेल्व्स आपको दिखाए हुए हैं। एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में जो वाल्व्स होते हैं वो उन्हें हम एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स कहते हैं, वाल्व्स कहते हैं, ठीक है। एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में जो वाल्व्स होते हैं उन्हें आप एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स कहते हैं। और ये जो आपके पास आर्टरीज होती हैं, कौन सी, एक एओर्टा और एक यहाँ से एक आर्टरी निकलती है जहाँ पे ब्लड जा रहा होता है लंग्स की तरफ, ठीक है। तो वहाँ पे भी एक वाल्व होता है, एक वाल्व एओर्टा में होता है। ये वॉल्व्स होते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व है, इनके आपने नाम सुने होंगे, बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। तो बाइकस्पिड ये वाला होता है लेफ्ट साइड वाला, और ट्राइकस्पिड जो है वो ये राइट साइड वाला होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। चलें, स्टार्ट ऑफ हार्ट बीट में क्या होता है कि ये पैसिवली फिलिंग हो गई वेंट्रिकल की, ठीक है। उसके बाद एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है। एट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट होने से एवी वाल्व खुले हुए होते हैं, क्योंकि एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहीं तो आएगा, तो वो वेंट्रिकल में आता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास वेंट्रिकल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं,
जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उस वक्त एट्रियम क्या होगा, रिलैक्स होगा, ठीक है। ये एवी वाल्व उस वक्त क्लोज हो जाएंगे। जाहिर है ना, देखो अब देखो मुझे वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जाना है, तो अगर ये वाल्व खुला हुआ होगा तो ये ब्लड जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड ऊपर नहीं दोबारा से बैक फ्लो नहीं कर जाएगा। जाहिर है, सो वी नीड टू क्लोज दीज वाल्व्स व्हाइल द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स। सो इस वजह से यहाँ पे ब्लड हार्ट से बाहर जा रहा होता है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये होता है आपके पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स में, पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाती है, ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम से एओर्टा लेकर जा रही होती है पूरी बॉडी में ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये वाला जो ब्लड होता है ये डीऑक्सीजनेटेड होता है। उसके बाद यहाँ से पल्मोनरी वेन जो है वो एट्रियम में ब्लड लाती है एंड देन वो ब्लड यहाँ पे आता है, फिर एओर्टा में जाता है। तो ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो यहाँ से ब्लड ये बाहर जा रहा है। चलो उसके बाद आपके पास जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है उस वक्त एट्रियम रिलैक्स कर रहा है, ठीक है, तो वेंट्रिकल से बाहर ब्लड जा रहा है और एट्रियम यहाँ पे रिलैक्स कर रहा होता है, तो एट्रियम के अंदर ब्लड आ रहा होता है। कहाँ से, जाहिर है यहाँ पे वेना कावा होगी तो वहाँ से ब्लड आएगा अंदर, ठीक है। और इस ये जो लेफ्ट एट्रियम है यहाँ पे ब्लड आता है, पल्मोनरी वेन लेकर आती है ब्लड, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, ठीक है। तो जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है तो एट्रियम रिलैक्स कर रहा होता है साइमल्टेनियसली, ये दो चीज़ें हो रही होती है। उसके बाद वेंट्रिकल रिलैक्स करता है। जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो यहाँ पे दोबारा से वही सेम अब रिपीट होने लगेगी सब चीज़ें। जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो एट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे वेंट्रिकल की फिलिंग होगी। तो ये इस तरीके से आपके पास कुछ चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग वन हार्ट बीट या फिर वन कार्डिक साइकिल। अब स्पेसिफिकली अगर आप इस ग्राफ को देखो या फिर ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा होगा, आसान सी बात उसने पूछी है कि भाई लेफ्ट एट्रियम, एक तो हाईलाइट मैंने यहाँ पे कर भी दिया है, लेफ्ट एट्रियम ये वाला है। चलो क्या पूछा है, उसने पूछा है वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन लेफ्ट एट्रियम, एक्स पे, एक्स टाइम पीरियड पे पूछा है ना, मतलब स्टार्ट ऑफ कार्डिक साइकिल। इस टाइम पे आपके पास क्या होगा कि लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कम हो रहा है, यही ऑप्शन है ना दो, या तो डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। सो कार्डिक साइकिल के स्टार्ट में लेफ्ट एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। मैंने भी कहा था आपसे कि जैसे ही कार्डिक साइकिल शुरू होती है तो पहले तो आपके पास एट्रियम और वेंट्रिकल रिलैक्स्ड होते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या होता है, एट्रियम सिस्टोल होता है जिसकी वजह से एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसके अंदर जो ब्लड है वो कम होता जाएगा, ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा। सो जो ब्लड का वॉल्यूम है लेफ्ट एट्रियम में तो वो क्या करेगा, वो डिक्रीज़ करेगा। अब डिक्रीज़ में मेरे पास 1 2 एंड 4 ये 3 ऑप्शंस डिक्रीज़ के हैं, 3 और 5 आप एलिमिनेट कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इस ग्राफ को देखते हैं। इस अगर आपको वो नहीं भी पता चीज़, यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट कार्डिक साइकिल, बट अगर आप इस ग्राफ को देखते हो, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम का ये वाली लाइन है विच इज़ दिस वन। सो इसमें अगर आप देखो प्रेशर जो है, प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस वक्त एट्रियम के अंदर का जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, वो इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड फ्लो होगा, वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, तो यहाँ पे प्रेशर इसलिए इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे आप किसको मार्क करें, प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है ब्लड का। उसके बाद कहता है कि एओर्टा का क्या हाल होगा जब ये चीज़ हो रही होगी। देखो अब ये सेम चीज़ साइमल्टेनियसली अगर एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इस चीज़ को इमेजिन करो 2 मिनट, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लड कहाँ आएगा, वेंट्रिकल में आएगा, ठीक है। एवी वाल्व क्या होंगे, खुले हुए होंगे, तभी तो ब्लड आ पाएगा ना वेंट्रिकल में। तो अब जाहिर है जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है तो वेंट्रिकल के बाहर ब्लड नहीं जाएगा, तो जो एओर्टा वाला ये वाला वाल्व है ये क्या होगा, ये बंद होगा, क्लोज्ड होगा। सो ये ओपन वाला ऑप्शन आप एलिमिनेट कर देंगे। वी आर लेफ्ट विथ वन ऑप्शन जो कि है रो 1। लास्ट वाला पॉइंट अगर आप देखो, जब
ये चीज़ हो रही है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ब्लड एवी वाल्व खुला हुआ है, ये वाला वाल्व बंद है, एओर्टा का वाल्व बंद है इस वक्त, तो एओर्टा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सॉरी एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ब्लड नीचे आ रहा है वेंट्रिकल में, तो वेंट्रिकल खुद क्या है, वेंट्रिकल खुद रिलैक्स्ड है, वेंट्रिकल के लेफ्ट वेंट्रिकल के वाल्व के वॉल में जो मसल है वो रिलैक्स्ड है, तो इसीलिए वन ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक। The table shows some events of the normal eukaryotic cell cycle. Which row shows the correct sequence of events left to right as they occur during part of this cell cycle? So हमें बताना क्या है, we need to find out the correct sequence of events from left to right. So इस टेबल को समझने से पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे समराइज तरीके से लिख दिया एक सेल साइकिल में क्या चीज़ किस सीक्वेंस में हो रही होती है। तो देखिए जब एक सेल डिवाइड करता है माइटोसिस में, तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले क्या होता है कि माइटोसिस के 4 फेसेस होता है, ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। प्रोफेज में जो अर्ली प्रोफेज होता है उस वक्त क्या होगा, डीएनए कंडेंस होगा। यहाँ पे और भी चीज़ें होंगी बट मैंने वो मेंशन नहीं की क्योंकि ये सारा जो मटेरियल जो डेटा है वो इस टेबल से डायरेक्टली लिंक्ड है और यही सारी चीज़ें टेबल में पूछी गई हैं, दैट्स वाई। पर ऐसा नहीं है अर्ली प्रोफेज में सिर्फ डीएनए कंडेंस होगा, देयर आर अदर थिंग्स गोइंग ऑन एज वेल। उसके बाद आपके पास लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवलप जो है वो डिसअपियर होता है, ठीक है। देन कम्स द मेटाफेज। अब ये तो हो गया प्रोफेज। प्रोफेज में आपके पास जितने भी चेंजेस होंगे ज़्यादातर वो न्यूक्लियस से रिलेटेड हैं कि भाई न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियर हो रहा है, डीएनए कंडेंस हो रहा है, जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो रहा है, उसी को आप कह रहे हो कि डीएनए कंडेंस हो रहा है। उसके बाद मेटाफेज में क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये अपने आप को लाइन करते हैं इस तरीके से सेंटर ऑफ द सेल में, जिसको आप इक्वेटर कहते हो, इसको माइटोटिक प्लेट भी या एम प्लेट भी कहा जाता है। तो क्रोमोसोम अपने आप को इस तरीके से अलाइन करते हैं इक्वेटर पे, तो ये है मेटाफेज। मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर निकलना शुरू होते हैं, फिर एनाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर आके अटैच होते हैं क्रोमोसोम के यहाँ पे सेंट्रोमियर पे, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिनको काइनेटोकोर प्रोटीन्स कहा जाता है, तो स्पिंडल फाइबर यहाँ पे आके अटैच होता है। एनाफेज में ये स्पिंडल फाइबर्स शॉर्टन होते हैं, छोटे होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये जो क्रोमोसोम है ये इस तरीके से 2 क्रोमैटिड्स में टूट जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास टेलोफेज होता है जो कि तकरीबन ऑपोजिट है प्रोफेज के। यहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप क्या होता है, रीअपियर होता है, डीएनए डीकंडेंस होता है, इस तरीके से न्यूक्लियर डिवीजन होती है। उसके बाद इसको आप कैरियोकाइनेसिस भी कहते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म जहाँ पे डिवाइड कर रहा है। अब पहले आपके पास 2 न्यूक्लियस बनते हैं जिसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में। उसके बाद यहाँ पे फिर हमारे पास ये साइटोप्लाज्म में इक्वली डिवाइड हो जाता है, जिसको आप साइटोकाइनेसिस कहोगे। अब टेबल को यहाँ पे देखता है, हमें फाइंड करना है कौन सी रो यहाँ पे सही सीक्वेंस बता रही है सेल साइकिल का। स्टार्टिंग विथ रो 1 जिसमें उन्होंने कहा है, अब आपको सीक्वेंस पता चल गया। सो पहला उस रो 1 को हम अभी देख रहे हैं, न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियर होता है, ठीक है, डीएनए कंडेंस हो रहा है। चलो इन्होंने एक यहाँ पे इसको बाद में रखा है और इसको मतलब डीएनए पहले कंडेंस होना शुरू होता है, उसके बाद न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियर होता है, पहले ये चीज़ होती है। चलो क्रोमोसोम लाइन होते हैं, लाइनअप होते हैं इक्वेटर पे और साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, ओके ठीक है। बट डीएनए जो है वो पहले कंडेंस होता है, उसके बाद न्यूक्लियर एनवलप जो है वो डिसअपियर होता है। सो इसको हम अभी मतलब 50-50% पे रखते हैं इस रो को, ठीक है। रो 2 में हमारे पास सबसे पहला सीक्वेंस में सबसे पहली चीज़ जो है वो क्रोमोसोम लाइन अप हो रहे हैं इक्वेटर पे। ओह सबसे पहले ही ये चीज़ हो गई, उसके बाद जाके इन्होंने डीएनए स्टार्ट्स टू कंडेंस। ये तो एक बहुत ही, ये तो रेड फ्लैग जैसा ऑप्शन हो गया, इसको एलिमिनेट कर देंगे हम जल्दी से। रो 3 पे आते हैं, क्रोमोसोम लाइन अप एट द इक्वेटर,
क्रोमोसोम्स आए इक्वेटर पे, ठीक है, स्पिनल फाइबर शॉर्टन हुए, ठीक है, चलो ये मेटाफेज हो गया, ये एनाफेज हो गया, फिर न्यूक्लियर एनवलप जो है वो रीअपियर हो रहा है, यानी कि ये टीलोफेज हो गया, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। ये ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है, 95% अभी तक का बेस्ट ऑप्शन है। रो 4 पे चलते हैं, डीएनए स्टार्ट्स टू कंडेंस, ठीक है, अर्ली प्रोफेज हो गया, उसके बाद न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियर होता है, ओके मेक सेंस। उसके बाद कहता है कि स्पिन, हाँ यहाँ पे इसने गलती कर दी, क्रोमोसोम पहले अलाइन होते हैं इक्वेटर पे, जिसको आप मेटाफेज कहते हो, उसके बाद स्पिनल फाइबर शॉर्टन होता है, यानी कि एनाफेज बाद में आएगा, तो यहाँ पे ये गलती है। रो 5 ये ऑप्शन भी हटा देंगे। रो 5 पे चलते हैं, न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियर्स, ओके, स्पिनल फाइबर शॉर्टन, क्रोमोसोम्स लाइन अप, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, क्रोमोसोम पहले लाइन अप होंगे इक्वेटर पे, उसके बाद आपके पास स्पिनल फाइबर विल शॉर्टन अप, और इस तरीके से क्रोमोसोम अलग होता है। फाइन, सो वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन 3, यानी कि रो 3। अब रो 3 कहाँ पे है? ऑप्शन ई में है रो 3, तो ये सही जवाब है इसका। अगला सवाल है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास देखते हैं कौन सा है कौन सा नहीं है। सबसे पहला है ग्लूकागॉन, ओके, अमाइलोज, राइबोस, अमाइलोपेक्टिन एंड माल्टोज। मुझे एक चीज़ याद आ रही है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन हमने पढ़ा था, स्टार्च, ये दोनों स्टार्च के कंपोनेंट हैं, ठीक है। स्टार्च क्या है? स्टार्च आपके पास पॉलीसेक्राइड है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। प्लांट में जो ग्लूकोज स्टोर होती है वो स्टार्च की फॉर्म में होती है, तो स्टार्च एक शुगर की फॉर्म ही है, कार्बोहाइड्रेट, तो ये तो पक्का ये दोनों इनके ही कंपोनेंट है, तो ये कार्बोहाइड्रेट है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। फिर है राइबोस, ये हमने पढ़ा है न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोटाइड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है राइबोस शुगर, ये एक शुगर है 5 कार्बन वाली, ठीक है। उसके बाद माल्टोज है, माल्टोज आपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा होगा, कहाँ पे? ये आप पढ़ते हो ओलिगोसैक्राइड में, ठीक है। ओलिगोसैक्राइड में डाइसैक्राइड वाली जो कैटेगरी होती है वहाँ पे आप माल्टोज को पढ़ते हो। माल्टोज क्या होता है इन सिंपल वर्ड्स? भाई ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को आप माल्टोज कहते हो, ठीक है। अच्छा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को क्या बोलेंगे? सुक्रोज कहेंगे, ठीक है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज को क्या कहेंगे? लैक्टोज कहेंगे। तो ये तीनों शुगर बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ही डाइसैक्राइड्स हैं, क्योंकि ये एक एक मोनोसेक्राइड से बनी हुई है। तो माल्टोज क्या है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज शुगर है ये। सो हमारा सही जवाब है ग्लूकागॉन, ये एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इंस्टेड ये एक पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन से बना हुआ। ये आपको मिलेगा, ये पेनक्रियास में बनता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, ये एंटागोनिस्ट है किसके? इंसुलिन के। कैसे? समझ नहीं आया इसका मतलब? देखो, ऑपोजिट काम करता है इंसुलिन के। इंसुलिन का काम क्या है? ग्लूकोज को पकड़ के कन्वर्ट करना ग्लाइकोजन में, जो कि हमारी बॉडी में स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होती है। अब ये लिवर में ये काम हो रहा होता है या मसल में, ठीक है। तो ग्लूकोज स्टोर करता है इंसुलिन ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ताकि ब्लड में ऐसे ग्लूकोज ना घूमे और हमारा सिस्टम ना ख़राब हो ग्लूकोज की वजह से। तो ये इंसुलिन का काम होता है, ठीक है। अब हमें जल्दी से ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ गई कोई भी किसी भी काम की वजह से, तो उस केस में क्या होता है? बॉडी दोबारा से यही ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म को तोड़ती है और ग्लूकोज बना लेती है। इसके लिए हमें ग्लूकागॉन की ज़रूरत है। तो ये हार्मोन इंसुलिन के ऑपोजिट काम करता है, पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन से बना हुआ, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। Anesthetics affect nervous impulse transmission by making it more difficult for voltage-gated sodium channels to open. So कुछ अच्छा, एनेस्थीसिया का काम क्या होता है? वो पेन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, जो सिग्नल पहुंचाया जाएगा रिसेप्टर तक, वो सिग्नल की चेन को, पाथवे को ब्लॉक किया जाता है, ठीक है। सो जो नर्वस इम्पल्स ट्रांसमिशन है उसको मुश्किल बनाया जाता है बाय एनेस्थीसिया, ताकि रिसेप्टर तक सिग्नल ना पहुंचे, ठीक है। अब वो कैसे इसको डिफ़िकल्ट बनाया जाता है कि जो सोडियम गेटेड चैनल्स होते हैं, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल भी बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है। इनको जो है
क्लोज कर दिया जाता है या फिर बहुत मुश्किल बना दिया जाता है बाय एनेस्थीसिया कि वो खुल ना पाए। अब ये क्वेश्चन जो है वो नर्वस इम्पल्स जनरेशन का है या इम्पल्स फॉर्मेशन आप कह सकते हो। तो होता क्या है, देखो ये आपके पास हर जो सेल है वो रेस्टिंग पोटेंशियल में है, ठीक है। रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है सेल का? -70 मिली वोल्ट होता है। अब जैसे ही आपके पास सेल के ये सेल है, ठीक है, सेल में अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है बाहर के मुकाबले, ठीक है, तो अंदर जो है वो लेस पॉजिटिव है, बाहर मोर पॉजिटिव है, ठीक है। तो अभी ये सेल कैसा है? पोलराइज स्टेट में है। अब अगर मुझे इसे डीपोलराइज करना है, यानी कि इसका उल्टा करना है, अंदर पॉजिटिव लेके जाना होगा, तो होता क्या है कि आपके पास जो सोडियम गेटेड चैनल्स होते हैं वो खुलते हैं, बाहर सोडियम ज़्यादा होता है तो सोडियम अंदर की तरफ, सोडियम रशेस इनसाइड, जिसकी रिजल्ट में सेल अंदर से पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब ये ग्राफ यहाँ से, अब देखो ये -70 था, -60 हो गया, -50 हो गया, इस तरीके से करके ये हो जाता है तकरीबन 55। ये जो पीक आप देख रहे हो ये आपके पास एक्शन पोटेंशियल इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो सेल अंदर से नेगेटिव हो गया है, थोड़ी देर बाद जैसे एक्शन पोटेंशियल एक्वायर कर लेता है एक न्यूरॉन, उसके बाद यहाँ पे एक और तरीके के इस तरीके से गेटेड चैनल्स होते हैं जिनको पोटेशियम गेटेड चैनल्स कहा जाता है। जब ये खुलते हैं तो अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है तो वो बाहर की तरफ जाता है, और जब ये पॉजिटिव आयन बाहर जाएगा तो सेल दोबारा से नेगेटिव हो जाता है, यानी कि दोबारा से सेल पोलराइज स्टेट में चला गया। तो हम इसे रीपोलराइजेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है सेल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है जिसकी वजह से पहले तो -70 था बट अब इससे भी नेगेटिव हो गया, सो -90 तक चला जाता है, जिसको आप हाइपर पोलराइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। सो अब है क्या, अब वो कह रहा है अगर आप सोडियम गेटेड चैनल, अभी देखो ये जो है डीपोलराइजेशन किसकी वजह से होती है? सोडियम गेटेड चैनल्स की वजह से होती है, ठीक है। रीपोलराइजेशन किसकी वजह से होती है? पोटेशियम गेटेड चैनल्स की वजह से होती है, इनके खुलने की वजह से होती है। अब वो कह रहा है अगर आप सोडियम, एनेस्थीसिया क्या करता है, वो इन सोडियम गेटेड चैनल्स को खुलने नहीं देता, ठीक है। अब जब ये खुलेंगे नहीं तो डीपोलराइजेशन नहीं होगी, जब डीपोलराइजेशन नहीं होगी तो रीपोलराइजेशन भी नहीं होगी, एक्शन पोटेंशियल नहीं आएगा, जब एक्शन पोटेंशियल नहीं आएगा तो कैल्शियम गेटेड चैनल्स नहीं खुलेंगे, और जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है वो अगले न्यूरॉन तक सिग्नल नहीं लेकर जा सकेगा। सो दैट्स हाउ योर इम्पल्स जनरेशन वर्क, और उसमें एनेस्थीसिया जो है वो एक हर्डल की तरह काम कर रहा होता है। सो द क्वेश्चन इज़ कि अगर आपके पास एक ह्यूमन पेशेंट में इसी तरीके का एनेस्थेटिक्स आप इस्तेमाल करो, सो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक है? सबसे ऑप्शन ए में कह रहा है कि द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल वुड बी लोअर्ड। देखो जब आप सोडियम गेटेड चैनल्स को बंद करोगे, उन्हें खुलने नहीं देंगे, तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या होता है? एक मिनिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल जो एक्शन पोटेंशियल एक्वायर कर सके उसको थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कहते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा स्टिमुलाई जो रिस्पॉन्स जनरेट करवा सके वो थ्रेशोल्ड क्या कहा जाता है, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल माइनस, जैसे -70 रेस्टिंग पोटेंशियल है तो -60 को आप थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कंसिडर कर सकते हो। वो कहता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल वुड बी लोअर्ड। तो थ्रेश देखो सोडियम गेटेड चैनल्स नहीं खुल रहे तो उसमें थ्रेशोल्ड को आप कम नहीं करोगे, ठीक है। उसको कम करने से सोडियम गेटेड चैनल्स नहीं खुल जाएंगे। उसके बाद कहते हैं द एक्सॉन मेम्ब्रेन would become more difficult to repolarize। अब ये बात आ गई रीपोलराइज की। देखो यार जब आपके पास सोडियम गेटेड चैनल्स नहीं खुलेंगे तो डीपोलराइजेशन नहीं होगी, डीपोलराइजेशन नहीं होगी तो हाउ ऑन अर्थ रीपोलराइजेशन वुड हैपन। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी में कहता है इट वुड बिकम हार्डर टू डीपोलराइज द न्यूरॉन। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ऑफ कोर्स यहाँ पे ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ठीक जवाब है कि भाई अगर सोडियम गेटेड चैनल्स नहीं खुलेंगे ड्यू टू एनेस्थीसिया तो उस वजह से डीपोलराइजेशन नहीं हो पाएगी, या इट वुड बिकम हार्डर फॉर द न्यूरॉन टू डीपोलराइज इटसेल्फ, ठीक है।
दूसरे ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं. द मेम्ब्रेन पोटेंशियल फॉर द न्यूरॉन एट रेस्ट वुड डिक्रीज. भाई जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -70 ही रहेगा. रेस्टिंग पोटेंशियल वो कम नहीं हो जाएगा. -70 तो तब होगा जब एक सेल रीपोलराइज करता है, बल्कि हाइपर पोलराइज करता है. ठीक है, मैंने आपको कहा था कि ये ग्राफ, ये -70 है, ग्राफ नीचे की तरफ चला जाता है -90, तो ये हम कहते हैं इसको हाइपर पोलराइजेशन. लास्ट ऑप्शन, द सोडियम पोटेशियम पंप may need to work faster to maintain the resting. नहीं, they don't need to work faster क्योंकि सोडियम gated channels are not even opened. ठीक है. नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, प्लेस द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन अ ह्यूमन स्पर्म सेल इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज. सो हमें इन सबको एक ह्यूमन स्पर्म सेल में इनका डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ साइज क्या होगा. डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा कौन सा है फिर उससे छोटा उससे, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है. ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा होगा, न्यूक्लियस आपके पास साइज में सबसे बड़ा होता है, देन कम्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड देन राइबोसोम. राइबोसोम साइज में बहुत छोटा होता है, इसलिए आपने देखा होगा जो आपके पास टेक्निक होती है सेंट्रीफ्यूगेशन, तो सेंट्रीफ्यूगेशन में जो ये छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, राइबोसोम हो गया, उसके बाद पेरोक्सिसोम, क्लायोक्सिसोम, ये सारे ऑर्गेनल्स जो हैं वो आपको बाद में मिलते हैं जब आप अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हो, क्योंकि इनकी साइज़ बहुत छोटी होती है. ठीक है, ओके. सो 2, 1, 3 ये आपके पास सही ऑर्डर है. 38 भी इससे मिलता जुलता सवाल लग रहा है. इन अ प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन कैन अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग. ओके, प्रोकैरियोट यानी कि बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे हो सकती है. ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहा कहते हैं. ठीक है, सो पहली बात तो ये प्रोकैरियोट में आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो होता ही नहीं. कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आपको एक प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेगा. सो हम ऑप्शन 2 को एलिमिनेट कर देंगे. रही बात ऑप्शन 3 की यानी कि राइबोसोम की, तो राइबोसोम में क्या होती है, आरएनए से प्रोटीन बनता है राइबोसोम में, जिसको आप ट्रांसलेशन कहते हैं. तो यहाँ पे ट्रांसलेशन होती है बट नॉट ट्रांसक्रिप्शन. तो यू आर लेफ्ट विद ऑप्शन 1, दैट्स साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म में ट्रांसक्रिप्शन होती है बैक्टीरिया में. हमारे अंदर यूकैरियोट्स में क्या होता है कि न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन होती है. ठीक है, नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ ट्रिपलेट्स इन अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज गिवन बाय. सो ये आपके पास नॉर्मल सीक्वेंस है किसका, डीएनए का. एंड उसके बाद वो कहता है यही सेम सीक्वेंस डीएनए का अगर एक म्यूटेशन की वजह से चेंज हो जाता है, सो वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा. ठीक है, हियर द वर्ड ट्रिपलेट्स का मतलब ये है जब 3 न्यूक्लियोटाइड्स को आप साथ में लेते हो उसे आप ट्रिपलेट कहते हो. ठीक है, एंड वी नो दैट एक ट्रिपलेट में कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं. एक ट्रिपलेट एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है. ठीक है, तो ये आपने फॉर्मूला हमेशा याद रखना है. Some of the triplets below represent the tRNA triplets which code for amino acids. अच्छा, tRNA के कुछ ट्रिपलेट्स हैं वो कोड करेंगे अमाइनो एसिड के लिए. यहाँ पे भी जो मैंने बात की है ट्रिपलेट की, ये हमने आरएनए के बारे में की है, नॉट डीएनए. डीएनए से पहले आरएनए बनता है, उसको आप ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. आफ्टर दैट आरएनए से अमाइनो एसिड बनता है, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसलेशन. सो ये ट्रिपलेट्स जो है वो आरएनए के होंगे. तो कुछ हमारे पास इस तरीके से ये ट्रिपलेट्स दिए गए हैं और बताया गया है कि कौन सा अमाइनो एसिड बन रहा है इनसे. सो वी नीड टू फाइंड आउट कि आपके पास यही टीआरएनए ट्रिपलेट्स को इस्तेमाल करके कौन से अमाइनो एसिड बनेंगे. ठीक है, फ्रॉम द म्यूटेटेड डीएनए सीक्वेंस. ये वाले डीएनए सीक्वेंस जो कि म्यूटेटेड था, इससे बताइए कौन से अमाइनो एसिड बनेंगे. हमें ऑप्शंस में ये गिवन है. सो डेफिनेटली ये क्या है, ये डीएनए का म्यूटेटेड सीक्वेंस है, इससे हमें बताना है. तो पहले तो आप इससे आरएनए बनाएंगे, वो सिंपल वैसे ही बनेगा, सिर्फ एक ही
नाइट्रोजनस बेस का डिफरेंस होता है। अगर यहाँ पे ए है तो ए ही आएगा, आरएनए में भी एडेनिन ही होती है। थाइमिन की जगह पे सिर्फ यूरेसिल आ जाएगा, ठीक है। फिर आ गया साइटोसिन, फिर से थाइमीन है तो यहाँ पे यूरेसिल एंड देन जी, बाकी सारा सीक्वेंस जो है वो सेम रहेगा। तो ये आपके पास टीआरएनए का सीक्वेंस बन गया, यानी कि थाइमीन की जगह पे हमने यूरेसिल ऐड कर दिया। अब इस सीक्वेंस से कौन सा अमाइनो एसिड यहाँ पे बनेंगे? देखो 3 क्यों गिवन है, क्योंकि एक ट्रिपलेट से एक अमाइनो एसिड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक ट्रिपलेट हो गया, ये एक ट्रिपलेट और ये एक ट्रिपलेट, ठीक है। एक ट्रिपलेट से एक अमाइनो एसिड बनेगा, तो AUC, कैन यू सी AU, ये रहा AUC। तो इससे आपके पास ये वाला स्क्वायर शेप का अमाइनो एसिड यहाँ पे बन रहा है। नाउ हियर द शेप डजंट मीन द शेप ऑफ द अमाइनो एसिड, बट जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए दिखाया हुआ है। देन इट्स UUG, तो सर्कल आ गया, ठीक है। CGG, तो ये वाला सीक्वेंस जो है ये रहा, ये आपके पास जो है सही जवाब है, ठीक है। एंड दैट्स ऑप्शन C, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द आउटकम ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के रिजल्ट में क्या चीज़ हो सकती है? 3 ऑप्शन हैं। पहली में आपको कहा गया है स्पीसिएशन, इसका मतलब है न्यू स्पीसीज का बनना, क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीसीज। सेकंड, अ चेंज इन अलीलिक फ्रीक्वेंसी। देखो एवोल्यूशन का पहले तो मतलब होता है कि आपके पास ग्रेजुअल चेंजेस जो आते हैं एक ऑर्गेनिज्म में ऑन अ हायर लेवल, उसको आप एवोल्यूशन कह रहे होता है। एवोल्यूशन की रिजल्ट में नए स्पीसीज बिल्कुल बनते हैं, और जब एक ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन हो रही होती है तो ऑन पॉपुलेशन लेवल कुछ फिनोटाइप्स के जो ट्रेट्स हैं वो फेवरेबल होते हैं, तो वो वाले ट्रेट्स आगे वाली जनरेशन्स में जाएंगे। लेकिन कुछ ट्रेट्स ऐसे हैं जो फेवरेबल हैं, तो उस केस में वो ट्रेट्स आगे वाली जनरेशन्स में पास ऑन नहीं होंगे। सो इस वजह से जो आपके पास फेवरेबल ट्रेट्स होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी इन द कमिंग जनरेशन्स। सो यहाँ पे एलीलिक फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है। उसके बाद आपके पास अगर नई स्पीसीज बनेंगी, सो डेफिनेटली आपके पास बायोडाइवर्सिटी भी चेंज होगी, विच मीन्स वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद इन अ स्पेस या इकोसिस्टम। तो ये तीनों चीज़ें पॉसिबल हैं एज एन आउटकम ऑफ एवोल्यूशन, विच मीन्स यहाँ पे ऑप्शन D इज़ द राइट ऑप्शन।